3। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्री कृष्ण यादव, शासकीय प्राथमिक शाला कन्या निखर, संकुल केंद्र पीपला, विकासखंड राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मैं अपना शून्य निवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका उद्देश्य है बच्चों का गणित से डर दूर करना। मेरे नवाचार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मेन तो आँखें, दोनों हाथ, इससे गिनने में मदद होती है हाथों में, कंकड़ पत्थर और भारतीय मुद्रा, जो कि असली नोट है, नकली नोट ले सकते हैं इनकी जगह पे अपन। इसके बाद नवाचार प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो हमारा घर हमारा विद्यालय, ये घर है हमारा, विद्यालय नहीं है। घर की दीवार पर ये हमने लिखने की कोशिश की है। लिखावट पर ध्यान न दें क्योंकि दीवार खोदरी है थोड़ी सी। तो हमारे इस नवाचार से बच्चे, ये हमने लिखा है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, छोटा बड़ा, स्थानीय मान, विषम, सम, विषम, भिन्न, वर्ग तक आदि, मतलब 8वीं तक का पूरा कोर्स बच्चे हमारी नई गिनती, नया पहाड़ा सीखने के बाद कम से कम 8 दिन में और अधिक से अधिक 1 महीने में सीख जाते हैं। इसके बाद हमारी गिनती है जो, तो गिनती में पूरा जादू छुपा है। 2 अंकों में गिनती हमारी 0 से 99 तक, उसके बाद 100 से 999 तक 3 अंकों में गिनती। इस गिनती का बोलने का और अंगुली रखने का तरीका जो कि हम बताएंगे आपके लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 1 दहाई की 10, सब जे 1 दहाई की 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 2 बार सिर्फ हमारा 10 जे है। मान लो यहाँ पे आ गए 40 और 3 43, 40 और 3 43। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 1 10 या 10, 10 1 11, 1 1 11, 1 2 12 नहीं, गलत है बिल्कुल। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। इस प्रकार 20 सिर्फ जे है 20 और 21 22, 2 बार। मतलब बच्चा पढ़ता तो 21 23 इंग्लिश मीडियम में 72, लेकिन इसको 2 भागों में, इसको बांटना है, 2 भागों में करना है, 72। इस प्रकार से हमारी 3 अंकों में गिनती 999 तक खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे लाख करोड़, रोमन गिनती एक बार बता रहे हैं हम, उसके बाद लाख करोड़ पे आएंगे। रोमन गिनती है 10 तक सभी बच्चे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जानते, जबकि उसी के आगे गिनती बिल्कुल सरल है। उसके आगे गिनती क्या है, गलत माने नकल, सीधी बात। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। और इसके बाद जय की जय लाइन पूरी आपकी लाखों करोड़ तक जय उत्तम जाएगी। हमने ऊपर लिख दिया है x मतलब 10, 2x मतलब 20, 3x मतलब 30, l मतलब 50, l से 1 कम करें तो x मतलब 10 कम तो 40, और l मतलब 50 है, l से आगे बढ़ाएंगे 60 70 80 90, और 100 मतलब c, और 1 कम करेंगे 10 कम करेंगे, x मतलब x कम करेंगे तो 90। इस प्रकार से पूरी गिनती, दुनिया पूरी गणित का आधार शून्य है। शून्य, पूरी गणित का आधार शून्य है। शून्य पर आंखों की गणित हमारी पूरी, आंखों में बच्चे को शून्य देखना चाहिए। 10 और 1 11, 10 और 2 12, कोई भी अंक लिखा है, जो लिखा है l मतलब 50, 50 और 3 53, और भी कुछ x c मतलब 10, c मतलब 100 कम। हमने यहाँ पे अंक लिखने की कोशिश की है, जो यहाँ बराबर में लिखे हैं अंक, इनको आप एक बार पीछे और 3 बार आगे जा सकते हैं। और जो अपन ऊपर लिखे हैं ये 5 50 500, इनको अपन स्थायी रहेंगे, ये आगे पीछे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अपनी गिनती हो जाती है। इस प्रकार टेबल पे भी आ गया अपन, मतलब पहाड़ा पे आ गया। पहाड़ा है जो यहाँ पे 9 धाम 90, जो यहाँ पे 9 धाम 90, 7 धाम 70 या कुछ भी है, ये हमने नहीं लिखे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती गणित में, बल्कि जरूरत पड़ती है काय की 2 शून्य 0, 3 शून्य 0, 9 शून्य 0, 89 शून्य 89 के। हाँ, जब अपन भाग कहते हैं, कोई गुणा कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से हमने नई गिनती, नया पहाड़ा से 2 3। जब गिनती बच्चे सीख जाते हैं 0 से 99 तक 2 अंकों में, 100 से 999 तक 3 अंकों में। इसके बाद गिनती डैश वाली आ जाती है। 1 डैश मतलब 1000, 2 डैश मतलब लाख, और 3 डैश मतलब करोड़। तो हमने बोला, मान लो 3 करोड़ 9 लाख 200, तो 3 करोड़। बच्चा यहाँ भी 0 लिखेगा क्योंकि हमारी गिनती उसने पकड़ के चल रहा है। हमारे 0 में 3 में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को मालूम है कि किसी भी अंक के आगे 0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को जो चीज़ हम बता चुके हैं प्रत्येक अंक में, जिंदगी हमने 5 का उदाहरण, तो 5 है तो इसमें यहाँ पे अनंत 0 है, अनंत 0, और यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे भी अनंत 0 है। इसके पावर 1 है और बटे 1 है। बच्चे को ये चीज़ हम सिखा चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर, और इसका मान 5 ही रहेगा। इतनी चीज़ें लगाने के बाद भी ये इसका मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसका मान बदलता नहीं है। तो इस प्रकार बच्चे हमारे कुछ भी अंक बोले, 4 करोड़ 4, तो उनको मालूम है 4 मतलब 4 करोड़, तो 0 4। और इसके बाद लाख में कुछ नहीं बोले, मतलब 00, हमारी गिनती में है 00, और 1000 में कुछ नहीं बोले, वहाँ 00, और
इकाई दहाई सैकड़ा में 3 अंक होना चाहिए, तो 4 लिख दिए। 3 अंक बनाने के लिए यदि 4 के बाद यहाँ पे 0 रखेंगे 400 हो जाएंगे। ये बच्चे जान चुके हैं हमारी इस गिनती से, दूसरी तीसरी के बच्चे। और यदि गिनती लिखी है आपकी, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, और गिनती आपकी लिखी है, जैसे मान लो ये लिखी है, तो बस कुछ नहीं बच्चे 1 2 3 के बाद डैश एक, उसके बाद क्योंकि 3 अंक तक गिनती बच्चा सीख चुका है 999 तक, उसके बाद 2 अंकों के बाद 10 लगाता जाएगा और गिनती ये पढ़ना आसान हो जाएगी। मतलब 3 करोड़ 3, 2 डैश मतलब लाख से 14 लाख 3,200। इसके बाद आ गया जोड़ना पे, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग जितनी भी चीजें हैं, दशमलव भिन्न दशमलव के पॉइंट के बाद, तो हमने ये भारतीय मुद्रा का उपयोग किया है। वह नकली नोट इनकी जगह पे ले सकते हैं, अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाए हमारे लिए नकली नोट। तो 4 ये 784 539, तो 4 है जो, तो गणित का नियम है कि 4 बच्चे को आंखों में देखना चाहिए। 4 मतलब 4 सिक्के हैं, 1 2 3 4, ये होगा 4 सिक्के। 9 मतलब 9 सिक्के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिक्के। तो बच्चे को आंखों में देखना चाहिए कि यहाँ पे एक 5 का नोट, 2 के 2 नोट, इस प्रकार की गणित नहीं चलती है। ये 1 में चलेगी, ये 10 में चलेगी, और ये 100 में। इसी प्रकार गलत चलती है। तो जो हमने गिने तो पूरे 5 4 ये अपन पूरे गिने तो कितने होगा, 4 और 9 13। तो 13 बच्चे के जानता है कि 13 इस प्रकार 13 होते हैं। दीवार खोल रही है, लिखावट पर ध्यान न दें। तो 13 बच्चा जानता है, तो पता है कि हमारी गिनती पढ़ चुका है बच्चा, 10 और 3 13। तो यहाँ पे अपन को 1 अंक लिखना, 1 अंक पकड़ के चलना है 3, और ये आ गया अपने 10 का नोट। जो 10 का नोट में चला जाएगा अपना 10 का नोट। ये हमें यहाँ पे 50 के 20 के नोट भी हमने लाए हैं, 5 के सिक्के भी हैं। गणित में 50 20 का नोट नहीं चलता कहीं, पूरी गणित में पैसा के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। इसलिए हम पैसा, क्योंकि पैसा सब लोग जानते हैं, बिना पढ़े भी जानते हैं। तो 13 यहाँ लिख रहे हैं, 13 अपन लिख दिए, 13 आपके कट जाएंगे जे 3, और एक जो अपना बचा है जो 10 का नोट, 10 के नोट में आ जाएगा, क्योंकि ये 8 नोट हैं 10 के, ये 3 नोट हैं 10 के। अब ये नोट है जो अपने, और एक नोट अपना यहाँ से इकाई से बन के और आ गया, क्योंकि गणित अपनी 9 तक चलती है। 9 के बाद अब यहाँ भी इसी प्रकार स्थिति रहेगी, 8 और 3 11 और 1 12, मतलब 12 नोट जो अपने काय के हो गए हैं, 10 के नोट होगा जो अपने 12 नोट, जबकि पता है गणित 9 तक चलती है। 9 के बाद इसलिए हम लोग गिनती 12 हम इसी बता रहे हैं कि अपन को 0 आधार पकड़ना है, 10 को पकड़कर 10 20 30 40 50 इनको पकड़ के चलना है। तो 12 अपने जो कट जाएंगे, इसके आ जाएंगे अपने 2 नोट 10 के 2 नोट, और 10 नोट है जो यहाँ पे 10 के नोट का अपना 100 का नोट बन जाएगा। तो 100 में चला जाएगा 7 नोट 5 नोट 1 नोट, और 7 5 12 और 13 नोट, 13 नोट हो जाएंगे 100 के। ये हो जाएंगे अपने 13 नोट 100 के। टाइम नहीं बताने का इतना, 13 के 3 नोट आ जाएंगे अपने यहाँ पे, और अपना 10 नोट है जो, तो यहाँ पे स्थान सबका रहता है। ये स्थान आ गया 1000 का, तो यहाँ पे 1 नोट 1000 का बन जाएगा। ये बन गया 1000 का, कुछ नहीं है, 0 रख सकते अपन। और धन का चिन्ह यहाँ पे लगाना नहीं है, हम भूले नहीं है, आप समझो धन का हम भूल गए लगाना। धन का चिन्ह से बच्चा कंफ्यूजन होता है, बच्चा मतलब उसको कठिनाई आती है। पूरी जो अंक दिख रहे हैं अपने, अभी मान लो आज तारीख कितनी है, 3 तारीख, महीना कौन सा, 8वां महीना, बजे कितने हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज गए। तो ये सब अपने धन के हैं, प्लस के हैं, पूरी संख्या 784 धन के। और यहाँ पे हमने माइनस से माइनस लगाया, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। गिनती अभी ऋणात्मक है, इसके अलावा धनात्मक भी धनात्मक गिनती है ये, इसके अलावा ऋणात्मक गिनती भी होती है। ये बच्चे को छोटे से ही मन में बात बैठा देना चाहिए। हमारे बच्चे सब बैठ गए हैं, तो यहाँ पे 1 का आ गया 1, और ये हमने जो बराबर बीजांक लिखा है 8 और 1 9, मतलब बीजांक निकालना सब लोग जानते होंगे। 8 और 1 9 बचे 6 और 4 10, मानो 1 9 छोड़ दो, 5 जहाँ भी बीजांक 9 आए छोड़ दो, और ये आ गया अपना 8, जिसका बीजांक 9 आना चाहिए। 3 और 3 6 2 8 1 9 9, जब 9 आए इस 9 को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 0 नहीं आता बीजांक। तो 9 और इसका 8 और 1 9 9 बराबर 9, मतलब अपना उत्तर सही है। इससे क्या होता है, बीजांक से बच्चों को गणित में अंकों से प्रेम होता है, और अंकों से यदि एक बार प्रेम हो जाए तो बस हो गया काम, अंकों से प्रेम करवाना है हमारे लिए। अब आ गया इसका बीजांक 2, इसका बीजांक 5, कैसे आया ये इतना टाइम नहीं, हम नहीं बता रहे। अब आए अपने जो यहाँ पे 3 सिक्के, कितने सिक्के आ गए, 3 सिक्के हैं हमारे पास, और हमने सामान लिया 7 का, तो 7 नहीं आएगा, तो अपन बाजू वाले से अपन ये अपने बाजू वाले हैं उधार लेंगे इनसे अपन ने 1 उधार ले लिया। तो यहाँ 2 के कितने बचे, 1, क्या बचे, 2 के 1 10 का नोट, सिक्के नहीं बचे, सिक्के, क्योंकि जो सिक्के हैं 1 के 10 के नोट हो, 100 के नोट है। तो यहाँ से 1 10 का यहाँ जाएगा, तो इनको 10 की नोट की जरूरत नहीं है, इनको क्या की जरूरत है, सिक्कों की। ये चेंज करेंगे, 10 सिक्का आ जाएंगे। 3 तो इनके पास थे पहले से, 10 और आ गया, 10 और 3 13 हमारी गिनती में सिखा चुके हम। 13 में 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 6।
अब एक सिक्का है, एक सिक्का नहीं है, अब एक नोट है। अब यहाँ नोट आ गया, सिक्का का काम खत्म हो गया। तो 10 के नोट में से एक नोट में से 2 नोट कैसे कम घटेंगे? मान लो एक नोट हमारे पास है और 2 नोटों को 10-20 रुपए का हमने सौदा ले लिया, नहीं आएगा तो हम बाजू से उधार लेंगे। तो बाजू वाला हमारे लिए क्या देगा? एक 100 का नोट। तो इनके बचेंगे कितने? 5। और इनके पास 100 का नोट जब आएगा, ये आ गया 100 का नोट, तो जिस 100 का नोट ले लेंगे इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको चेंज करेंगे। तो कितने नोट आएंगे? 10 नोट। तो 10 नोट, एक नोट इनके पास था 10 का, तो 10 और 1 11 नोट होगा इनके। कितने नोट हो गए? 11। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेंगे। और 5 में, अब 5 नोट हमारे पास हैं 100 के, और 5 नोटों को हमने सौदा ले लिया, सामान ले लिया कुछ ही बाजार से, तो कितने नोट बचे? 0। कट्टिस नहीं, क्या पहले कोई कट्टिस भी लगा देता है आज भी। अब इसका बीजा 6 आना चाहिए, पहले से लिख दिया था हमने। तो 6 9 को छोड़ो, जोड़ो, कोई 9 और 6 15, तो भी 6 ही आएगा। 9 और 6 15, 5 और 1 6। लेकिन 9 को जोड़ने और छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आ गए हम गुणा पे। गुणा में हम जानते हैं कि ये 100 है, 100 का गुणा हम जल्दी कर देते हैं कि जो कि 2 संख्या बता देते हैं, 1 5 5 1 3 3 1 1 2 शून्य रख देते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, उत्तर आ गया अपना। तो इसी प्रकार हमें ये बात नीचे भी याद रखना है कि मान लो अपन ये कर रहा है गुणा, तो जिससे अपन गुणा कर रहा है, ये हैं 2, मतलब 2 सिक्के, और ये हैं 2 10-10 के 2 नोट। ये बच्चे को हरदम लोग आंखों में देखना चाहिए। हमारे मेन हमारी TL में आंख है 20, और ये है कितने? 100। यहाँ पे कोई भी संख्या होती, कुछ मान लो 5 होते तो 50 होते, यहाँ पे 2 होते तो 200 2 होते, 2 नोट होते 100 के, तो अपन गुणा करेंगे। तो 2 शून्य शून्य हमारे पहाड़े में है। स्किल कहाँ गया भैया? चलो ठीक है, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य हमारे पहाड़े में है, ये है 2 शून्य शून्य। तो 2 शून्य शून्य, 2 3 6 और 2 1 2। अब अपन को गुणा कितने का करना? 20 का, क्योंकि ये 20 है, ये 2 है और ये 20 है। तो 20 अपन कैसे लिखते हैं? ये लिख दिया अपन ने 20, ये लिख दिए। तो इन 20 का शून्य ये हम करते हूँ। अब अपन को गुणा कितने का करना है? 2 का। तो 2 का गुणा हुआ कर देंगे 2 का। 2 शून्य शून्य, 2 3 6 और 2 1 2। इस प्रकार अब गुणा अपन को करना है गुणा कितने का? 2 1 2। अब गुणा कितने का करना अपन को? 100 का। तो 100 अपन कैसे लिखते हैं? जी लिख दिए 100। ये भी ऊपर 100 का गुणा किया, तो 100 के 2 शून्य जय करते हो, 100 के 2 शून्य जय करते हो। गलत मान है ना कर, 1 का गुणा करना, 1 शून्य शून्य, 1 3 3 1 1 1। इसका बीजांक पहले से हमने 2 लिख दिया है, 2 आना चाहिए उत्तर। 0 का 0, 6 के 6, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 1 का 1 1, 8 और 1 9, भूल जा, छोड़ दो। और ये कितने हैं? 6। तो 6 और 5 11, 11 आना 2, 11 आना 2। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते, 6 में से 3 ले लो, इसमें से 9 भूल जाओ, बचे 2, 2 के 2 2 बराबर 2। अपना बीजांक सही है। और आ गया अपन भाग पे। तो 4 का पहाड़ ऐसा पढ़ना कि 2 से ज्यादा नहीं हो, तो अपन 4 एकम 4 ज्यादा हो गए, तो अपन क्या पढ़ेंगे? 4 शून्य शून्य हमारे पहाड़े में। चालू कर। नमस्कार, मैं हेमलता टेकाम, सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला तिगना, संकुल केंद्र गंगेरवा, तहसील बरघाट, जिला सिवनी से। आज मुझे शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत TLM प्रस्तुत करने का मौका मिला है। और आज मेरा नवाचार है रंग बिरंगे फूलों एवं मॉडल के माध्यम से अंकों की पहचान। मैंने ये वेस्टेज चीज़ों से मॉडल बनाने का प्रयास किया है। छोटे छोटे गुलदस्ते, फूल और ये मॉडल गमले बनाया है, जैसा आप ये देख रहे हैं। ये मॉडल बनाया मैंने, इसमें अंक पहचान का मॉडल है। 1 2 3 4 इस प्रकार से पूरे 10 अंक लिखे हुए हैं। इसमें हम घटता क्रम, बढ़ता क्रम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। अंकों की पहचान बता सकते हैं कि क्या लिखा है बेटा, 1 कहाँ लिखा है, 2 कहाँ लिखा है, 1 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है। इस प्रकार से ये मैंने मॉडल बनाया है। और एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें मैंने अंक लिख दिया है। अंक फूलों में रंगों के माध्यम से भी बच्चे बता सकते हैं कि नीले रंग के फूल में कौन सा अंक लिखा है, लाल में कौन सा अंक लिखा है। बच्चा बहुत ही आसानी से और बहुत सरलता से समझ सकता है और बता सकता है। उनको बहुत अच्छा लगा ये बच्चों को कि रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से उन्हें अंक की पहचान हुई। ये फूल का गुलदस्ता बनाया है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और इस फूलों में बच्चे गिनकर बता सकते हैं कि कितने फूल हैं। तो ये मैं अंक पहचान के लिए छोटे छोटे मॉडल बनाई हूँ ताकि बच्चे जल्दी सीख सकें। और ये फूलों के माध्यम से बच्चे 1 2 3
प्रकार से छोटे छोटे आप फूलों के माध्यम से अंकुर की पहचान कर सकते हैं, छोटे छोटे जोड़ बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये कार्ड बनाया है, कार्डों के माध्यम से बच्चे एक कहाँ है, दो कहाँ है, तीन कहाँ है, ये भी बच्चे आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा नवाचार है नए पुराने सिक्कों में छुपा अद्भुत ज्ञान। जैसे कि मैंने ये सिक्कों की जानकारी का छोटा सा ये बनाया है कार्डबोर्ड में। इसमें पूरे सिक्के हैं, 5 पैसे से लेकर 10 रुपए तक के सिक्के मैंने बताया है। अब ये मैंने फाइल बनाया है, फाइल में नए पुराने सिक्कों का कलेक्शन है। जैसे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, इस प्रकार तांबे के सिक्के, गिलट के, स्टील के, ये सब सिक्के मैंने पुराने ऐतिहासिक सिक्के पूरे जमा करके रखा है ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए कि पहले किस प्रकार के सिक्के चलते थे। राजा महाराजाओं के चलते थे, मुगल के चलते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के चलते थे। बच्चों को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब बच्चे बहुत आसानी से सीख पा रहे हैं खेल खेल में, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब समझने में। ये मैंने सिक्कों का बना दिया है। बच्चे अब रोज स्कूल आ रहे हैं और समझ रहे हैं और समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पहले क्या सिक्के चलते थे, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने सिक्कों को कलेक्शन करके रखा है ताकि बच्चे रुपये पैसों के बारे में अच्छे तरीके से जान सके कि पहले कैसे सिक्के चलते थे और अभी कैसे सिक्के चल रहे हैं। उनको पूरी जानकारी मिल रही है इनसे कि किस प्रकार के सिक्के हैं। ये अंकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से मैंने सिक्कों का ज्ञान बताने का प्रयास किया। और ये पर्यावरण से संबंधित मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है। ये झोपड़ी बनाया है मैंने कि पहले अभी हम लोग गांव में किस प्रकार के कच्चे मकान रहते हैं, इस प्रकार के कच्चे मकान रहते हैं, और पक्का मकान किस प्रकार से रहता है। ये देखिए मैंने ये वेस्टेज जो कागज रहते हैं, पेपर, उससे बनाने का प्रयास किया है। पाइपों से मैंने छोटा सा मॉडल का रूप दिया है कि बच्चा बहुत आसानी से समझ पाए। और उन्हें ये जब देखा उन्होंने तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से भी घर रहते हैं और कितने प्यारे घर रहते हैं। और उसी प्रकार ये वेस्टेज कागज से जो हम फेंक देते हैं गद्दी में, अक्सर बच्चे पन्ने चीर के फेंक देते हैं, उनको मैंने कहा कि इन्हें ना फेंकिए और इनका सदुपयोग मैंने उनको करना सिखाया कि हम इससे कागज की टोकरी बना सकते हैं। तो ये मैंने कागज से टोकरी बनाई है। और ये पेपर जो रद्दी पेपर आते हैं स्कूलों में, तो उन पेपर से मैंने एक मॉडल बनाया है। देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ है कि बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। ये घर, ये देखिए ये मैंने घर, और इससे बच्चा बहुत आसानी से सीख पा रहा है कि कच्चा घर क्या है, पक्का घर क्या है। तो मैंने जो वेस्टेज चीज रहती है उनको उपयोग करके मैंने ये बनाने का प्रयास किया है। आप लोगों को शायद मेरा TLM अच्छा लगा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अरविंद सोसाइटी को कि जिन्होंने मुझे TLM प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा मौका दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं ये TLM प्रस्तुत कर पा रही हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इससे भी अच्छा TLM बना करके प्रस्तुत कर सकती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं स्नेहा जैन, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला निवाही में पदस्थ हूँ। जन शिक्षा केंद्र टारको, विकासखंड सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश में मेरी शाला स्थित है। मैं आपके सामने एक नवाचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे नवाचार का नाम है शब्द झूला अंक झूला। यह इन्विटेशन कार्ड से बनाया हुआ एक डेकोरेशन है। इस स्टैंड को मैंने शब्द झूला कहा है। इस झूले और इन कार्ड्स के माध्यम से मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकती हूँ। इसमें मैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित का ज्ञान देती हूँ। इसके साथ साथ बच्चों में सृजनात्मकता और पेपर क्राफ्टिंग
आदि इंटरेस्टिंग सहशैक्षिक क्षेत्र भी बच्चों में विकसित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बच्चे को क्या सिखाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे पहली वस्तु होती है, सबसे पहली चीज़ होती है अक्षरों का ज्ञान, अक्षर वर्ण। मैंने कोई भी एक कार्ड उठाने को कहा, बच्चे ने एक कार्ड रखा और उसको पढ़ा, उसको देखा क्या है, सब बच्चों को बोला यह क्या है, बच्चों ने देखा, बोला, अपनी कॉपी में लिखा। इस तरह से अक्षरों का ज्ञान। फिर अक्षर के बाद इसमें से कोई भी 2 अक्षर कार्ड उठा करके उसको एक शब्द बनाना, हा ल हल, 2 अक्षर का शब्द हल। चलिए इसके बाद 3 अक्षर का शब्द। 3 अक्षर के शब्द के लिए बच्चा कोई भी एक कार्ड उठाएगा, उसने लिखा ला श ण, लक्षण। इस तरह से 3 अक्षर का शब्द, 4 अक्षर का शब्द। कोई भी मात्रा जोड़ करके इसी तरह से कार्ड बना ले, मात्रा कार्ड और मात्राओं वाले शब्द। इन शब्दों के बाद कोई भी एक अक्षर लिया ल, और हमारे पास जो शब्द कार्ड बने हुए हैं, इन शब्द कार्ड्स के माध्यम से बच्चे को इस ला अक्षर से शुरू होने वाले जितने शब्द कार्ड हैं इन चेयर्स पर लगाना है। तो ला से शुरू होने वाले शब्दों का ज्ञान। इस शब्दों के ज्ञान के बाद आते हैं शब्द पहचान। शब्द पहचान मतलब शब्द भेद पहचान। जैसे हमने कहा संज्ञा शब्द, शब्द बनाना बच्चा सीख गया। इसके बाद शब्द कितने तरह के होते हैं, संज्ञा शब्द, नाम, विशेषण, क्रिया आदि आदि जो होते हैं। इसमें से हमने कार्ड्स बना के रखे हैं संज्ञा शब्द। बच्चे को इन कार्ड्स में से जो संज्ञा है उनको छांट के इस पर रखना है। पीछे चित्र है और आगे लिखा हुआ है खरगोश। खरगोश एक संज्ञा शब्द है। इस तरह से संज्ञा शब्दों की पहचान कराना। इसी तरह से सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, शब्दों के प्रकार, इन शब्द का हम ज्ञान करा सकते हैं। क्रिया अब शुरू हो गई है। क्रिया खेलना, खाना, तैरना, नाचना, इस तरह से क्रिया शब्दों का ज्ञान। क्रिया शब्द के ज्ञान की तरह से हम अन्य सभी शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं। इसके बाद आते हैं वाक्य पे। तो कोई भी वाक्य लेने के लिए इन्हीं कार्ड्स में से कोई भी कार्ड उठाइए। मैं बाजार जाता हूँ, लगवाते जाइए। बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि वाक्य का क्रम क्या होता है। इसी तरह से हम विराम चिन्हों का भी ज्ञान करा सकते हैं। इसी तरह से हम कोई एक हमने रखा खरगोश, हमें खरगोश पर 5 लाइनें बुलवानी है। खरगोश के बारे में कुछ शब्द या कुछ वाक्य बताना है। बच्चे के स्तर के हिसाब से हम उससे गतिविधि करा सकते हैं। मैंने इधर रखा नाचना। चित्र के बारे में बच्चा बोले, शब्द के बारे में बच्चा बोले, चित्र के बारे में बोले, कहानी बोले, कविता बोले। मैंने इधर रखा पेड़। अब पेड़ से संबंधित जितनी भी कविताएं हों उन कविताओं को बच्चों से सुनवाना। एक एक करके बच्चे सुनाते जाएंगे। इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन फिक्स होता जाएगा। इस तरह से हुई है हिंदी की गतिविधियाँ। हिंदी में भी कम से कम 24 या 24 से अधिक भी गतिविधियाँ इनके माध्यम से करा सकती हूँ। जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसके अनुरूप हम अपनी गतिविधि लें और एक बार में एक गतिविधि बच्चे से कराते जाएं। इसके बाद आते हैं हम गणित के स्तर पर। गणित में सबसे पहले अंक ज्ञान। इन कार्ड्स में से बच्चे को मैंने विविध तरह के कार्ड्स बटे हुए चार्ट्स में से बनाए हुए हैं। इनमें से कोई एक कार्ड बच्चा उठाएगा, इधर रखेगा। बच्चे ने रखा 4। केवल एक अक्षर को बच्चा बहुत अच्छे से पहचान जाता है, एक अंक को बच्चा बहुत अच्छे से पहचान जाता है। यदि बच्चे को ये ढेर दे दिया जाए तो इस ढेर को देख के बच्चा खुद ही भूलने लगता है कि कौन सा अंक कौन सा है, कौन सी संख्या कौन सी है। हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाएं पर स्थायी ज्ञान दें। हमने कहा 4। इसमें जितने भी इस तरह के इस शक्ल के जितने भी कार्ड्स हों आपको इस पर लगाना है। इस तरह से बच्चे ने एक अंक की बहुत अच्छे से पहचान कर ली। मैंने दूसरा अंक उठाने को कहा, उसने रखा 9। बार बार उठाएगा, बार बार रखेगा, बोलेगा, बुलवाएगा, कॉपी में लिखेगा। इस तरह से उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। यह हुआ अंक ज्ञान। अंक के बाद आता है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान के लिए मैंने आगे पीछे एक अंक वाले कार्ड्स को रखवाया है। 49, 49, 94, 94। इस तरह से बच्चे को आगे और पीछे अंकों को रखने पर क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की गतिविधियों का ज्ञान कराना। इसके बाद बच्चे को इस तरह की
2 अंक वाली संख्याओं को उठाकर भी रखने का और बार बार उसे सीखने का अभ्यास कराना। हम जो अभ्यास कराना चाहें हम इससे करा सकते हैं। ये अंक और संख्याओं का हो गया, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्याएं करना। इसके बाद हम चलते हैं आगे स्थानीय मान। हमने ये कुछ कार्ड बनाए हुए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के। इनके लिए क्या करना है, हमें एक अलग अलग स्थान पर इनको रख देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को रखा हुआ है। अब हमने जो भी अंक कार्डों से संख्या निर्मित की, उस संख्या में कौन सी चीज हमने ये संख्या निर्मित की है 496। इसमें कौन इकाई है, बच्चा इसका कार्ड उठाएगा और इकाई वाली जगह पे ले जाएगा। कौन सा दहाई है, दहाई वाली जगह पे ले जाएगा। कौन सा सैकड़ा है, सैकड़े वाली जगह पे ले जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़े की पहचान करेगा। इसके बाद हम उसको उनके विस्तारित रूप से भी परिचित करा देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम बच्चों को संख्याओं के प्रकारों के बारे में सिखाना चाहते हैं। मैंने यहाँ एक थीम बनाई हुई है, सम संख्याएं। तो बच्चे इसमें से जो भी सम संख्याएं हैं उनको उठा करके यहाँ पे जमाएगा। फिर मैंने उसके बाद आगे बढ़ाया है विषम संख्या। तो इसमें से जो भी विषम संख्याएं हैं वो विषम संख्याओं को आगे बढ़ाता जाएगा, कार्ड्स पे लगाता जाएगा। गुणज, गुणनखंड, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, इस तरह से थीम बदलते जाएं और अभ्यास कराते जाएं। इन कार्ड्स में से संख्याओं को उठवाएं और इधर लगवाते जाएं। विभिन्न तरह की अवधारणाएं बच्चे खुद ही करके सीख जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग पे। हमने यहाँ रखा जोड़ना। क्या क्या जोड़ना, यहाँ रखा 6, इधर रखा 9, इधर रख दिया बराबर 6 धन 9 बराबर कितना होता है। बच्चा अपनी स्लेट पे, कॉपी पे जोड़ेगा। किसी भी चीज़ को उठा करके वस्तुओं से जोड़ेगा, उंगलियों के पोरों पे जोड़ेगा और जो कुछ भी उत्तर आता है उस कार्ड को उठा के यहाँ रख देगा। इस तरह से जोड़ना। इसी तरह से घटाने का अभ्यास करना, इसी तरह से गुणा का अभ्यास करना, इसी तरह से भाग का अभ्यास करना। इसी तरह से जो भी गतिविधि हम कराना चाहते हैं उसका अभ्यास बच्चा करता जाएगा और नई नई अवधारणाएं अच्छी तरह से सीखता जाएगा। अगली गतिविधि है मेरी, ये छोटे पतले कार्ड बनाए हुए हैं। इसकी आपको संक्रिया पहचानना है और उत्तर बताना है। जो बच्चे जोड़ना घटाना जानने लगते हैं उसके बाद हमें ये कार्ड्स उनके हाथ में थमा देना है और कहना है इसमें कौन सी संक्रिया है। 4 ऋण 2, उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 उठाएगा, 2 का कार्ड इसमें लगा देगा। इसमें गुणा में, भाग में, जोड़ने में, घटाने में जो भी संक्रिया हम कराना चाहते हैं बच्चे से कराते जाएं, वे खुद करेंगे और सीखते जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं गणितीय अवधारणाओं में। आगे चलता है, जैसे हमने रखा इधर 5000। अब 5000 को किस किस तरह से हम जोड़ के लिख सकते हैं, किन किन संख्याओं से 5000 बन जाता है। 4000 और 1000, यह 5000 हो जाता है। हमने इसका स्थान बदला और इस स्थान पर हमने लिखा 1000। 1000, 100, 500, 400, 1000 हो गए। 300, 700, 1000 हो गए। 600 और 400, 1000 हो गए। इस तरह से किसी संख्या को किस किस प्रकार से जोड़ के लिखा जा सकता है, इस अवधारणा का इसके माध्यम से हम विकास कर सकते हैं। चीज़ों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या अन्य गणितीय जितनी भी अवधारणाएं हैं, 27 से अधिक अवधारणाएं मैं इस चूल्हे के माध्यम से करा सकती हूँ। वक्त की कमी की वजह से जितना कुछ शो कर पा रही हूँ वो किया जा सकता है। चलती हैं आगे अपने अंग्रेजी विषय की ओर। अंग्रेजी विषय में भी हिंदी की तरह अवधारणाएं करा सकते हैं। कोई भी अक्षर काट लीजिए, लिखिए, पढ़िए, देखिए, दिखाइए, बच्चे को कॉपी में लिखवाइए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। फिर छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, हिंदी की तरह इसमें भी अनेक तरह की गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। ये मैंने कुछ इन्विटेशन कार्ड से इस तरह के बड़े कार्ड बनाए हुए हैं। इन कार्ड में इस तरह से स्पेलिंग लिखी हुई है। चित्र देखना और चित्र के बारे में बताना
और जो उसमें स्पेलिंग लिखी है वो कौन सा अक्षर कितनी लाइन में लिखा है, कितने अक्षर की स्पेलिंग है, इस तरह की गतिविधि कराना। कोई एक अक्षर विशेष रखना, जैसे यहाँ रखा हमने ए। अब ए से स्टार्ट होने वाले इसमें जितने भी कार्ड मिले वो आपको छाट के इस झूले के बगल में रखना है और ए से शुरू होने वाले शब्दों का अभ्यास करना है। इस तरह से अन्य तरह की अनेक तरह की गतिविधियाँ हम बच्चों को करा सकते हैं। यह रहा मेरा शब्द झूला, अंक झूला। इस झूले के माध्यम से हमने जो कुछ भी गतिविधियाँ कराई हैं आप उससे भी बेहतर स्वविवेक से और अपनी आवश्यकता अनुसार और बच्चों के स्तर अनुसार बहुत सारी गतिविधियाँ करा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्रियाकलापों को विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए जो मंच प्रदान किया है उसके लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा नवाचार पसंद आया हो तो इसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सबके लाइक कीजिए और यदि पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ बहुत बहुत नमस्कार। संकुल पांड्या, ब्लॉक टोकखुर्द, जिला देवास। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खरेली में प्राथमिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। शून्य निवेश नवाचार की TLM सामग्री तैयार करके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और अरविंदो सोसाइटी में भी मैं भाग लेकर TLM सामग्री प्रदर्शनी में भी भाग लेती हूँ। तो मैंने ज्यामितीय आकृतियों के लिए ये TLM सामग्री तैयार की है। ये लकड़ी के गुटके से बनाई है जिससे बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। इसको 3 बार से मैंने समझाया है। जैसे ये लकड़ी का मैंने गोल बनाया, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। ये लकड़ी का है, इसको गोल काट के इस पर फिर कागज से इसको करा है तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये वृत्त है, गोल। फिर बच्चे से पूछेंगे कि गोल चीज़ें कौन कौन सी है, तो जैसे वो बताएगा कि रोटी है, गेंद है, चश्मा है, सिक्के हैं, इस प्रकार से वो गोल चीज़ों का उदाहरण देगा। जैसे पृथ्वी गोल होती है, चंद्रमा गोल होता है, सूरज गोल होता है, उसी प्रकार से ये आयत बनाया है, इसको भी लकड़ी के गुटके से बनाया है। फिर आयत के हम बच्चों से उदाहरण पूछेंगे। उसी प्रकार से मैंने वर्ग बनाया है, ये लकड़ी के गुटके से बनाया है। फिर त्रिभुज बनाया है, बच्चों से पूछेंगे त्रिभुज की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जैसे वो बताएगा सिंगाड़ा है, पराठा है। उसी प्रकार से ये शंकु बनाया है, ये भी लकड़ी के गुटके से बनाया है। तो शंकु का भी अपन पूछेंगे बच्चे से, तो जैसे वो बताएगा कि जोकर की टोपी। उसी प्रकार से मैंने ज्यामितीय आकृति के लिए एक गाड़ी बनाई है। इस गाड़ी में अपन बच्चे से पूछेंगे कि ये गोल क्या है, तो बताएगा बच्चा कि गोल मैंने पहिए बनाए हैं। तो वो उसको अपने को बताएगा कि ये वृत्त है, वृत्त मतलब गोल चीज़ें। फिर उसी प्रकार से ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है और ये इसकी जोकर की टोपी लगाई है। इस बच्चे को बिठा दिया, उसको टोपी लगा दी। तो इस तरह से ये ज्यामितीय आकृति भी हो गई और एक गाड़ी का निर्माण भी हो गया और इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। उसी प्रकार से मैंने बच्चा रंगों को भी समझेगा और ज्यामितीय आकृति को भी समझेगा। तो मैंने ये गोल कागज की बनाकर इसके ऊपर लगाई है। तो ये गोल चीज़ें, जैसे गोल मतलब वृत्त की गोल गोल चीज़ें कौन कौन सी होती है, तो बच्चा अपने को बताएगा। उसी प्रकार से ये त्रिभुज बनाया है, ये वर्ग बनाया है, ये आयत बनाया है और ये शंकु बनाया है। बच्चे से प्रत्येक के बारे में पूछकर ये लाइन खींची हुई है, एक एक बच्चे को बुलाकर लिखवाएंगे कि ये गोल चीज़ों के नाम लिखो, ये क्या है, इससे पूछेंगे कि क्या है। बच्चा बताएगा कि त्रिभुज है, तो फिर त्रिभुज की कौन कौन सी चीज़ें होती वो बच्चा यहाँ पर आकर लिखेगा। इस तरह से मैंने TLM सामग्री का निर्माण किया है। My name is Govindarajalu. I am working MPP EPS Chinnajaggampeta, Golapuram Mandalam, East Godavari, AP. మరి నేను సెకండరీ టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈ కోవిడ్ వచ్చిన అప్పటి నుంచి కూడా విద్యార్థులకు
ఏ విధంగా మనం విద్యని అందించాలనే ఉద్దేశంతో నేను యూట్యూబ్ ద్వారా కొన్ని జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలని షాడో పపెట్స్ ద్వారా పపెట్ షోల్ని తయారు చేసి ఆ పపెట్ షోల్ని నేను యూట్యూబ్ లింక్కి కన్వర్ట్ చేశాను. ఆ యూట్యూబ్ లింక్ని మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థి ఇంట్లో కూడా ఎల్ఈడి టీవీ ఉంటుంది. ఆ టీవీకి వాళ్ళకి ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఛానల్ ఉంది. ఆ ఫైబర్ నెట్వర్క్లో యూట్యూబ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. అందువలన వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా స్కూల్లో జరిగిన విషయాలు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్క్షాప్లు కానీ లేదా క్రాఫ్ట్ వర్క్లు కానీ ఏమైనా జరిగినప్పుడు నేను ఆ వీడియోని తీసి ఆ వీడియోని కంపల్సరీ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. అదేవిధంగా నేను ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా ప్రపంచమంతా కూడా అతలాకుతలం అయిపోతుంది. మరి ఇటువంటి ఈ విధానంలో విద్యార్థులకు టైము వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం కోవిడ్ అవేర్నెస్ గురించి కొన్ని వీడియోలు కూడా చేశాను. అలా కొన్ని క్రాఫ్ట్ వర్క్లు, కొన్ని పపెట్స్ మేకింగ్ కూడా తయారు చేసి విద్యార్థులకి నేను యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది. నా యూట్యూబ్ లింక్ ఏంటంటే పిల్లి గోవిందరాజులు అని కొట్టిన లేదా ఎంపీపీ ఈ పిల్లి గోవిందరాజులు ఎంపీపీ యూపీ స్కూల్ చిన్న జగ్గంపేట అంటే యూట్యూబ్ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో వీడియోలన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు. మరి ఇదే కాకుండా విద్యార్థులకు పపెట్స్ మేకింగ్ గురించి, షాడో పపెట్స్ మేకింగ్ గురించి, షాడో పపెట్స్ని ఎలా తయారు చేయాలి, షాడో పపెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, షాడో పపెట్స్ని విద్యా విధానంలో ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు అనే దాని గురించి కూడా నేను తయారు చేసి వీడియోలు పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఆకుల మీద యోగా గురించి, యోగా సంబంధించినటువంటి షాడో పపెట్స్ ద్వారా యోగా డే రోజున యోగా సంబంధించినటువంటి ఆసనాలని తయారు చేయడం జరిగింది. అలాగే యోగా డే రోజునే నేను సూర్య నమస్కారాలని ఆకులపై చెక్కడం కూడా జరిగింది. లీఫ్ కార్వింగ్ అని అంటాం. లీఫ్ కార్వింగ్, అలాగే వెజిటబుల్ కార్వింగ్, అలాగే సూప్ కార్వింగ్ల మీద కూడా కార్వింగ్ల ద్వారా నేను అనేక రకాల శిల్పాలని వాటిని కూడా చెప్తూ ఉంటాను. అలాగే విద్యార్థులు కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాను స్టింగ్ పపెట్స్ ద్వారాను. అలాగే రకరకాల పపెట్స్ను ఉపయోగించి ఈ విద్యను ఏ విధంగా ఉపయోగించేసి పిల్లలకి, అలాగే ఇన్నోవేటివ్ లెర్నింగ్, జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ రూపంలోనే నేను విద్యార్థులకి తయారు చేసి ఈ వీడియోని పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియోని మొత్తం ప్రజలంతా కూడా వీక్షించి నేను పాఠశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా చాలా బాగున్నాయని చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. మరి నా వీడియోని చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. అలాగే మీరు కూడా చూడాలంటే పిల్లి గోవిందరాజులు పపెట్రీ షో అనగానే కూడా వీడియోలు ఓపెన్ అవుతాయి. అలాగే పిల్లలకి నేను యాన్యువల్ డే చేస్తూ ఉంటాను, పిల్లలకి డ్యాన్సులు నేర్పుతూ ఉంటాను. పిల్లలకి అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ ద్వారానే, ఆటల ద్వారాను, పాటల ద్వారాను కూడా పాఠాలు బోధిస్తూ ఉంటాను. అలాగే షాడో పపెట్స్ ద్వారా కాకుండా అలాగే మౌత్ పపెట్స్ ద్వారాను, స్ట్రింగ్ పపెట్స్ ద్వారాను, రాడ్ పపెట్స్ ద్వారాను నేను విద్యార్థులకి బోధన చేసి పిల్లల చేత చెప్పించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా రిపబ్లిక్ డే కానీ ఆగస్టు 15కి కానీ నేను కంపల్సరీగా డిస్టిక్ లెవెల్లో కలెక్టర్ గారు నిర్వహించే జెండా వందనం దగ్గర కంపల్సరీగా మా పాఠశాల ద్వారానే టీఎల్ఎం స్టాల్ పెట్టిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఆ టీఎల్ఎం స్టాల్లో విద్యార్థుల చేత నేను పపెట్రీ షో కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే మా ప్రీతమ గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, అలాగే వ్యవసాయ శాఖ మార్చులు కురసాల కన్నబాబు గారు, అలాగే ఎంపీ వంగ గీత విశ్వనాథన్ గారు, అలా కలెక్టర్ గారు మురళీధర్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు అభినందించడం జరిగింది. అలాగే మా పాఠశాల ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి సైన్స్ ఫేర్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది. మరి దాన్ని కూడా కలెక్టర్ గారు అభినందించడం కూడా జరిగింది. మరి ఇటువంటి
Hello everyone, this is Wasimunnisa from KGB Kashipur. I'm going to present my zero investment in innovative idea. My idea name is 3D shapes. 3D stands for three dimensional. Here I have used some similar shapes to show 3D dimensional shapes. First of all, we have cube examples, cube design. These two are cube examples, and these are made up of 6 squares. It has 6 faces, 12 edges. Like here, top 4 edges, down 4 edges, bottom 4 edges, 4 for 8, 9, 10, 11 and 12 edges. Then it has 8 vertices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 edges. In the same way, we have cuboid. It is made up of 6 rectangles, and it also has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. The next is cylinder. It have top and bottom 2 circles and 1 circular surface. This one is the circular face. And next one we have cone. It has 1 top, 1 vertex and 1 circle and 1 circular face. The next one we have sphere. It has just curved surface or circular surface, we can say. And last one we have hemisphere. It has 1 circle and curved surface. Then last one is hemisphere. Then next, in COVID-19 situation, we send this video to our children's by WhatsApp group, and we told their parents to explain that if they have any doubt, they will call us and they clarify their doubts. My useful in learning 3D shapes. I am very happy with Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have started organizing e-exhibition for us. If you like my idea, please give me good rating. Thank you. Hello friends, my name is Yasmin Fatima from KGB Kashipur. जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना वायरस की वजह से कॉलेजेस, स्कूल ये सब बंद है। इसमें टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं आज आपको एक होममेड बोर्ड, लो कास्ट नो कास्ट का होममेड बोर्ड बना रही हूँ। लिटिल स्टार्ट होममेड बोर्ड। इसके लिए हमें एक कवर है जो टाइड आशीर्वाद सर्फ एक्सेल, इसमें हम यूज़ करते हैं और इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज बोर्ड बनाकर बताती हूँ इसको, जिसका बैक साइड वाइट कलर का होता है। वो कवर ले लेके इसको पेस्ट करने दीवार पे या दरवाजे पे, डोर पे इसको पेस्ट करने के लिए हम 2 साइड का टेप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इसको निकाल के लगा भी सकते हैं। ऐसा निकाल के लगा भी सकते, कहीं पे भी यूज़ कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखने के लिए हमें डार्क कलर में डार्क कलर मार्कर्स जो मैं अभी आपको यूज़ करके बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी यहाँ पर इसको रब करने के लिए डस्टर से ये इजी रब हो जाता है। अभी ये क्लीन हो गया। ऐसे ही हम दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
నేను బైండింగ్ వైర్ తోటి ఫోల్డ్ దానిలో ఫిక్స్ చేశాను. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లోపలది పట్టుకుని ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా పడిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఈ కరోనా హట్కి అంటే దీన్ని కరోనా సేఫ్గా కాపాడుతుంది కాబట్టి సేఫ్ హట్గా చెప్పుకుంటున్నాము. దీని నుంచి కాపాడుకోవడానికి వెళ్ళడానికి ఒక దారి, రావడానికి ఒక దారి అంటూ ఉంటుంది. చూద్దాం. పాప ఒకసారి చూపించినానా ఎలా వెళ్ళాలేంటి? చూడండి, ఇటు నుంచి లోపలికి వెళ్ళేస్తుంది. అలా వచ్చి కూర్చోవచ్చు. ఈమె దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది, మరి ఇంకో అమ్మాయి దగ్గర లేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకో పాప రమ్మ, ఆమె ఇంకో సేఫ్ హట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఒకటే మోడల్ చేయడం జరిగింది. స్కూళ్ళల్లో మేము ఇలా వాళ్ళకి చెప్పామన్నట్టు, అంటే ఆన్లైన్లో పాఠాలు చెప్పినప్పుడు మీ ఇంటి వద్ద ఇలా ఏర్పాటు చేసుకోండమ్మా, చేసుకున్నట్టయితే ఒకరి నుంచి ఒకరికి తుమ్మినా దగ్గర వ్యాపించదు చేయదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఒకసారి లెసన్స్ చూపించుకోండి అమ్మా అంటే మీరు అలా పక్కన చెప్పుకోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు, చదువుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చూపించుకుంటారు, అంటే ఫోన్లో ఉన్నా సరే చూపించుకుంటారు. పక్కన వాళ్ళు చెప్పుకున్నా మాట్లాడుకున్నా సరే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. దీనికి ఒకళ్ళకి గాలి రావట్లేదు అనుకున్నట్టయితే కొంచెం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఓపెన్ చేసిన వీలుగా ఉంటుంది. రైట్. తర్వాత వీలైతే తుమ్మినా దగ్గర వెంటనే షట్ చేసుకునే ఈజీగా ఉంటుంది. అలా వెంటనే దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అంటే దీన్ని ఇట్లాంటి హట్స్ కనుక అందరి ఇండ వద్ద చేసుకున్నట్టయితే ఇది కట్టెలతో కూడా చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఏ సైజ్ అయినా ఎవరికైనా సరే, ఏ సైజ్ ఎవరికైనా ఇంత హైట్ అయినా సరే చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, సేఫ్గా ఉంటుంది. పిల్లలు దగ్గర తిమ్మినా సరే ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందనేసి నా ఉద్దేశం. కాబట్టి సేఫ్ హట్ని మీరంతా లైక్ చేసి ప్రోత్సహిస్తారనేసి ఆశిస్తున్నాను. మరి ఈ సందర్భంగా నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి శ్రీ అరవిందో సొసైటీ వాళ్ళకి సహకారం అందిస్తున్నట్టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. అలాగే నా వెన్నంటి ఉండి నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి నటరాజ్ సార్ గారికి నేను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి నా కరోనా హట్ అంటే కరోనా నుంచి సేఫ్ చేసేటువంటి ఈ సేఫ్ హట్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీ అందరూ నేను లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. নমস্কাৰ, মোৰ নাম সবিতা ডেকা। মই দৈমগুৰি এল পি স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মই আজি জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ টিয়েলাম প্ৰয়োগ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ফুলৰ আৱাস দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে অৰবিন্দ ছ'চাইটি আৰু HDFC পৰিৱৰ্তনলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই এখন আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ আৰু সেই আৰ্ট পেপাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ নাম লিখিছোঁ। এই বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলবোৰৰ নাম মই যেনেকৈ লিখিছোঁ ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো লৈছোঁ মই, বাস্তৱ ফুল কিছুমান। এইটো এটা গোলাপ, ইয়াত মই গোলাপ আখৰটো পঢ়িছোঁ, গতকালে গোল এটাকাই লাভ গোলাপ। এইটো কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক মই দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো এটা গোলাপ, এইটো এটা জবা, গতিকে জবা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই সিহঁতক ফুলটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু নয়নতৰা ফুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক মই ফুলটো দেখুৱাই দিছোঁ। দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে গম পাইছে যে এই ফুলটোৰ নামে নয়নতৰা। আৰু ঠিক তেনেদৰে শেৱালি ফুলটো মই সিহঁতক এইদৰে শেৱালি মানুহটো কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ লগে লগে ফুলটো মই দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো এটা শেৱালি ফুল। আৰু বকুল ফুলটো দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে এটা বকুল ফুল মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইদৰে সিহঁতে গম পাইছে যে এই ফুলটোৰ নামে বকুল ফুল। ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় আখৰেৰে পঢ়া আৰু বাস্তৱত ফুলটো দেখা এই দুটা বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে। কাৰণ সিহঁতে আখৰেৰে পঢ়িলে যিটো বস্তু মনত নাথাকিব সেইটো বস্তু নিশ্চয় দেখিলে মনত থাকিব। সেইকাৰণে সিহঁতক মই দেখুৱাই এইদৰে ফুলৰ নামবোৰ মনত ৰখাইছিলোঁ। যেনেকৈ এইটো এটা নাৰ্জী ফুল, এই নাৰ্জী ফুলটো সিহঁতে প্ৰায়ভাগ দেখিয়ে থাকে, কিন্তু সিহঁতে হয়তো এই ফুলটোৰ নাম যে নাৰ্জী ফুল সেইটো কথা গম নাপায়। সেয়ে মই নাৰ্জী বানানটো পঢ়ি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতক এই নাৰ্জী ফুলটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইদৰে সিহঁতে ফুলৰ আৱাস পাইছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায়
কাষৰে মাতিব পাৰে কিন্তু হয়তো সেই বস্তুটোৰ লগত চিনাকি হওঁতে বেছি টাইম লাগে সেয়ে সিহঁতে যেতিয়া অৰিজিনেল ফুলটো দেখিছে তেতিয়া সিহঁতে নিশ্চয় গম পাইছে সকলোবোৰ ফুলৰ আৱাস ধন্যবাদ এইদৰে দেখুৱাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চয় বুজি পাব বুলি মই ভাবোঁ মোৰ নাম লনী দাস মই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিজনগাঁও ব্লকৰ অভয়পুৰী ক্লাষ্টাৰৰ 756 নং অভয়পুৰী 2 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মই এই এক্সিবিশ্যনত মোক যোগদান কৰিব দিয়াৰ বাবে অৰবিন্দ ছ'চাইটি আৰু AGFC পৰিয়াবৰ্তনক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মই যিটো TLMৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুজোৱাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মই হৈছে বিয়াৰ কাৰ্ড হ'ব আমি যিবোৰ বিয়াৰ কাৰ্ড আমাৰ কাৰ্ডবোৰ বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পাছত কাৰ্ডবোৰটো এনেই থাকে সেই কাৰ্ডবোৰেৰে মই TLM প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ মই এই TLMতে প্ৰথমতে কেইটামান যুক্তাক্ষৰৰ হেৰি বনাইছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক যুক্তাক্ষৰ দিলে মানে তেওঁলোকৰ অলপ মনোগ্ৰাহী আৰু যাতে অভিৰুচন আৰু মনত সৃষ্টি হয় আৰু মনত থাকে সেইবাবে মই এই ধৰণৰ যুক্তাক্ষৰৰ TLM কাৰ্ডবোৰ বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে আছিলে হস্ক এনেকৈ মই হস্ক লিখি তাৰে যুক্তাক্ষৰকেইটা ছাইডত লিখি দিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে আকৌ এনেকৈ গৈ পেলাই আকৌ এটা নতুনকৈ দিছিলোঁ তেনেকৈ মই যুক্তাক্ষৰ বুজাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে মই আৰু এনেদৰে বিয়াৰ কাৰ্ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনত ৰখাৰ বাবে সমাৰ্থ শব্দ বুজাইছিলোঁ সমাৰ্থ শব্দবোৰৰ বাবে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অকণমান ছবি আঁকি দিলে তেওঁলোকৰ আৰু মনটোত বেছি ভালকৈ মনত থাকিব সেইবাবে মই এনেদৰে ছবি আঁকি দিছিলোঁ প্ৰথমতে মই দিছিলোঁ চন্দ্ৰটোক আমি কি বুলি কওঁ জোন শশাংক নিশাপতি ইন্দ্ৰ সুধাকৰ শশধৰ এনেধৰণৰকৈ ক'ব পাৰি তাৰপিছত মাছ আঁকি দিছিলোঁ এইটো হৈছে মাছক কোৱা নামবোৰ মই লিখি দিছিলোঁ মীন মৎস্য মকৰ জলচৰি ঠিক তেনেদৰে ঘৰ ছবিবোৰ আঁকি দিলে তেওঁলোকে কিছু মনোযোগী হ'বৰ বাবে মই ছবিবোৰ আঁকি দিছিলোঁ ঘৰক আমি কি বুলি কওঁ গৃহ আলয় নিবাস কুটিৰ আৱাস ভৱন ঠিক তেনেদৰে পৃথিৱীখন এই পৃথিৱীখনক আমি কোৱা নামবোৰ লিখি দিছিলোঁ মই পৃথিৱীক কি কয় ধৰা মেদিনী বসুন্ধৰা ধৰণী বসুমতী আৰু ধৰিত্ৰী জুই এই জুইকুৰাকো আমি আৰু আন নামেৰেও জানিব পাৰোঁ অগ্নি অনল হতাহন বহনী পাৱক ইত্যাদি শব্দৰে আমি জুইক আন নামেৰেও জানিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ জুইত থকা আন সমাৰ্থ শব্দবোৰ ঠিক তেনেদৰে গছক কি বুলি কওঁ আমি বৃক্ষ বুলিও কওঁ তাৰপিছত উদ্ভিদ তৰু ভিতক এনেধৰণৰ আমি উদ্ভিদক কোৱা নামবোৰ আমি দিওঁ চকুক আমি কি কওঁ চকু নয়ন নেত্ৰ তাৰপিছত অক্ষী লচন ঠিক তেনেদৰে সূৰ্যটোক আমি কি বুলি কওঁ বেলি ৰবি তপন ভানু দিবাকৰ ভাস্কৰ আমি কওঁ পদুম ফুল এই পদুম ফুলক আমি কি কওঁ কমল পংকজ পদ্ম অৰবিন্দ শতদল চৰাইক আমি কি বুলি চৰাইক আমি পক্ষী বিহগ আকাশচৰী এনেদৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছবি আঁকি অৰ্থাৎ এনেধৰণে কাটে বুজালে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহু ফলপ্ৰসূ হ'ব শব্দবোৰ মনতো থাকি যাব এতিয়া আমি হঠাৎ তেওঁলোকক গৈ পেলাই যদি কওঁ সুধাকৰ কি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গম পাব যে চন্দ্ৰকো এটা সুধাকৰ বুলিও ক'ব পাৰি এনেদৰে আমি TLMৰে বুজালে চাগে কিছু উন্নত হ'ব ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম জিগমন ৰঞ্জন কামৰূপ মেট্ৰ' অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত পানীকান্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ক্লাষ্টাৰ 9 শিক্ষা খণ্ড ডিমৰীয়া জয় জয়তে অৰবিন্দ ছ'চাইটি আৰু HDFC পৰিৱৰ্তনক মই
আন্তৰিকতা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে গণিত বিষয়ৰ আকৃতি পাঠ নং 3 মই আকৃতি বস্তুৰ লগত বাস্তৱ প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ উপকাৰিতা বিষয়ে কিছু ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই এবাৰ আওৰাই দিছোঁ। ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া মাৰ খাৰু ঘূৰণীয়া, ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া চাইকেল চকা ঘূৰণীয়া, ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া আৰু কি কি বস্তু ঘূৰণীয়া। বাৰ তেনেকুৱা ঘূৰণীয়া বস্তু মই তোমালোকক বাস্তৱ এটা দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহাচোন চোৱাহি। এইখন চাইকেলৰ চকা ঘূৰণীয়া, ঠিক তেনেধৰণৰ। আৰু এইবাৰ এই কাঁহীখনো তোমালোকে দেখিছা ঘূৰণীয়া। এইবোৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে কৰি আছা, দেখি আছা, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ। কিন্তু এইবাৰ চোৱা আকৌ, এইটো তিনিকোণীয়া তোমালোকে দেখিছা। এই তিনিকোণীয়া বস্তুটোনো ক'ত কি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয় চোৱা। এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড তোমালোকে ৰেলৱে বা ঘাইপথ পাৰ হ'লে এইটো দেখিবলৈ পাবা। কাৰণ এইবোৰ যোগেদি আমি যাতে নিৰাপদে কোনো বিপদ নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে এইবোৰ চাইনবোৰ্ড দিয়া হয়। ঠিক তেনেধৰণৰ আকৌ তোমালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাম। সেইটো হৈছে কি, চোৱা, এইটো কপিখন চাৰিকোণীয়া। ঠিক তেনেধৰণৰ চাৰিকোণীয়া বিভিন্ন বস্তু আকৌ আছে। যেনে এই খিৰিকীৰ পাল্লাটো চোৱা, ঠিক তেনেধৰণৰ দৰ্জা, ব্লেকবোৰ্ড আদি চাৰিকোণীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আৰু এইবোৰ আকৃতিবোৰ জৰিয়তে মই সেই আলম লৈ তোমালোকৰ এই গণিত কিতাপখনত থকা ছবিটো মই তোমালোকৰ বাবে অংকন কৰিছোঁ। এই নামঘৰ 3 আৰু মেইন প্ৰধান ঘৰৰ 3 পাত চোৱা, এইবিলাক আকৃতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ঘৰটোত সুন্দৰ দেখুৱাবৰ বাবে চানিকি এটা আঁকিছোঁ। আৰু এইবোৰ জৰিয়তে মই ভালকৈ তোমালোকক জানিবৰ বাবে ঘূৰণীয়া ৰঙা আকাৰ দিছোঁ। আৰু এইটো তিনিকোণীয়া মই সেউজীয়া আকাৰত দিছোঁ। আৰু চাৰিকোণীয়া মই হালধীয়া ৰঙেৰে আঁকিছোঁ। এইবোৰ বস্তুৰ দ্বাৰাই তোমালোকে ভালদৰে শিকিবা আৰু জানিবা। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় আজি তোমালোকে গম পালা। আৰু ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ শ্ৰেণীত তেনেকুৱা আকৌ জানিবলৈ পাৰিবা। এইবোৰ বিষয় লৈ মই আশা ৰাখি ভৱিষ্যতে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা আশাৰে মই আজি ইমানতে কৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। श्री अरविंदो सोसाइटी के इस शानदार पहल ऑनलाइन शून्य नवाचार आधारित TLM प्रतियोगिता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं शीला सिंह, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय विश्वेश्वरगंज, नगर क्षेत्र, गाजीपुर से हूँ। मेरा जो TLM है वह उत्तल लेंस पर विभिन्न स्थानों पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इस पर आधारित एक सटीक TLM है। अक्सर हम अपने बच्चों को जब लेंस पढ़ाते हैं तो यहाँ बहुत दिक्कत आती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 2-3 चीज़ें हमें इस TLM में सबसे पहले समझानी होंगी। यह TLM है, इसको मैंने जो एडवर्टाइजिंग के लिए बैनर्स और पोस्टर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, उसी का एक टुकड़ा लिया है मैंने। उसमें पीले रंग का पेपर चिपका कर मैंने ये TLM बनाया है। और ये साइकिल की 2 तीलियां हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का ये है प्रकाशिक दूरी, ये है फोकस बिंदु और ये है प्रकाशिक केंद्र। इसी प्रकार दूसरी साइड में ये F2 यानी दूसरा फोकस दूरी और ये C2। तो लेंस से अपवर्तन के 3 नियम हैं जिनको हम इस चार्ट से समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है
तो वह प्रकाश किरण दूसरे साइड फोकस बिंदु से होकर क्रॉस कर जाती है। अब देखिए TLM में यह प्रकाश किरण, यह मुख्य अक्ष है बीच में, यह प्रकाश किरण इसके समानांतर जा रही है, तो वह कहाँ से गुजरेगी? यह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये देखिए, ये फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दूसरे साइड वो समानांतर होकर चली जाती है। तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है तो वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती है। तो इन पहले नियम और तीसरे नियम पे, यानी जब कोई प्रकाश किरण अक्ष से समांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो बिना विक्षेपित हुए निकल जाती है। इन्हीं दोनों नियमों पर यह आधारित है हमारा यह TLM। अब 2-3 बेसिक बातें और भी जान लें कि प्रतिबिंब कब सीधा, कब उल्टा कहते हैं, कब वास्तविक और आभासी कहते हैं। जब प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सके तो वह प्रतिबिंब वास्तविक है, और जब उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सके तो उसे आभासी कहते हैं। उसका दूसरा तरीका यह भी है कि जब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड बनता है तो वह, ध्यान दीजिए, लेंस के वस्तु इधर रखी है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वस्तु इधर है और प्रतिबिंब भी अगर इधर ही बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी है। लेंस से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हुई हैं। पहला, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो। जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव समानांतर होती हैं। तो हमारी एक यह किरण समानांतर जा रही है, और दूसरा ये हम मुख्य अक्ष के समानांतर मान लेते हैं, और हम अपने इन तीलियों को मिलाते हैं। तो एक मुख्य अक्ष से जा रही है और एक दूसरी। देखिए, समानांतर किरणें यहाँ से ऐसे जा रही हैं और कहाँ टकरा रही हैं ये एक दूसरे से मिलकर। ये जो समानांतर किरण यहाँ से जा रही है वो यहाँ फोकस से होकर गुजर जाएगी और ये सीधे निकल जाएगी बिना विक्षेपित, क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, बिंदुवत बन रहा, बहुत छोटा सा बनता है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक दूरी C के बीच में हो। ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, प्रकाशिक दूरी के बीच में हो, तो क्या होगा? वस्तु हमारी ये, और देखिए प्रतिबिंब फोकस दूरी, दूसरे साइड फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब इसके बाद की स्थिति, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र C पर हो। अब वस्तु को हम किस कहते हैं? ये वस्तु है हमारी, ये प्रकाशिक केंद्र C पर है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ ये दोनों रॉड्स टकरा रहे हैं। देखिए, ये किरण में ये प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई और दूसरी किरण ये समानांतर जाते हुए यहाँ से फोकस दूरी से गुजर गई। जो दोनों किरणें मिल रही हैं यहाँ पर, देखिए
अगर वस्तु C1 पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब C2 पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के ही बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसके बाद की स्थिति हम देखते हैं। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र C और फोकस दूरी F के बीच में हो, प्रकाशिक केंद्र C और फोकस दूरी F के बीच में वस्तु होता है, वस्तु यहाँ होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब यहाँ, यानी प्रकाशिक केंद्र के जब वस्तु C और F के बीच में है, देखिए ये बीच में वस्तु है, तो प्रतिबिंब यहाँ, दोनों किरणें कहाँ आके मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं, यानी कि दूसरी तरफ प्रकाशिक दूरी के बाद, यानी प्रकाशिक दूरी C और अनंत के बीच में यह प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ध्यान दीजिए, वस्तु से काफ़ी बड़ा है, देखिए, और उल्टा है और वास्तविक है। उसके बाद की स्थिति है जब वस्तु फोकस दूरी पर हो, यानी F पर हो। वस्तु को हम अब खिसकाकर फोकस दूरी पर ले आते हैं। जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम देख रहे हैं। यह वस्तु देखिए फोकस दूरी पर रखी है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से एक किरण गुजरी और ये समानांतर जाने वाली किरण ये फोकस दूरी से होकर गुजरी दूसरी साइड के, और दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिल रही हैं, अतः यह प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। उसके बाद की स्थिति है जब वस्तु फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच भी है। और ध्यान दीजिए, यह फोकस दूरी F और ये प्रकाशिक केंद्र O, जब वस्तु इनके बीच में होगा तो क्या होगा? हमने वस्तु को खिसका दिया। अब देखिए, ये कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों किरणें यहाँ, यानी कि अभी तक जितने प्रतिबिंब बने सब वास्तविक बने थे, लेकिन यह पहला प्रतिबिंब है जो आभासी बन रहा है और वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है और उसका प्रतिबिंब इसी साइड की प्रकाशिक दूरी और फोकस दूरी के बीच में वस्तु से बहुत बड़ा और आभासी बनता है। यही कारण है कि उत्तल लेंसों को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम वस्तु को फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखकर देखते हैं तो हमें बहुत ही आवर्धित बड़ा चित्र दिखाई देता है, जैसा कि इस दशा में हो रहा है, और हमें जो है वह लेंस आवर्धक लेंस के रूप में दिखाई देता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यह TLM हमारे जो बच्चे उत्तल लेंस का अध्ययन कर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसका सटीक एक विवरण देता है और बच्चे बहुत इजीली सीख पाते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके साथ ही मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आशा है सबको समझ में आया होगा। आप सभी गुरुजनों को और शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं कमलेश कुमार पांडे, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय, रमईपट्टी, विकास क्षेत्र पिंडरा, जनपद वाराणसी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा आपको पता है कि श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा शिक्षा में शून्य निवेश कार्यक्रम
चलाया जा रहा है, जिसमें टीएलएम प्रदर्शनी और नवाचारों का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संकट में भी इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से हम शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इसमें मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूँ और मैं इसमें आपको अपने एक शिक्षण मशीन के बारे में बताऊंगा, जिसकी सहायता से मैंने अपने अपेक्षाकृत कमजोर अध्ययन प्रकट करने वाले बच्चों के लिए प्रयास किया है। इसके साथ साथ मैं अपने और अपने बच्चों द्वारा बनाए गए टीएलएम कक्ष में भी आपको ले चलूँगा, जहाँ उन्होंने तमाम चित्र मेरे साथ मिलकर बनाए हैं और वो कहीं न कहीं से लर्निंग आउटकम निकालने में मददगार है। तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आइए आपको ले चलता हूँ अपने उस कक्ष में जहाँ मैं और मेरे बच्चों ने कुछ टीएलएम बनाया। आइए आप सभी का हमारे टीएलएम कक्ष में स्वागत है। प्रदर्शनी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कई विषयों का, चाहे वो सामाजिक विषय हो जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसके अलावा योगाभ्यास, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञान के सेक्शन से भी कुछ टीएलएम है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मीना मंच से संबंधित कुछ बच्चों की रचनाएं हैं जिसमें बच्चों ने चित्र बनाए हैं। इसके अलावा आप इस सेक्शन में आएंगे, यहाँ हिंदी विषय से संबंधित बच्चों की सृजन शक्ति का आप पूरा आप देख पा रहे होंगे। इस सेक्शन में आप देख रहे हैं क्राफ्ट से संबंधित बच्चों की, जिसमें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई इत्यादि पे काम है। और इस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॉडल है और यहाँ पर आप टीचिंग मशीन से संबंधित चीज़ें भी आगे देख पाएंगे, जिसमें कमज़ोर बच्चों के लिए किस प्रकार से विभिन्न विषयों को पढ़ाया जा सकता है उसकी भी एक झलक आगे के एक छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप विस्तार से समझ और देख पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से इस तरह से सीरीज में सेट किया गया है कि जब हम इस क्यूब पर एक पिन को लगाते हैं और फिर उसका उत्तर जानने के लिए दूसरी पिन को सर्च करते हैं, तो हमें किसी अंक का क्यूब उसी तरह प्राप्त हो जाता है जैसे कीबोर्ड पर आपका उत्तर लिखा होता है। जैसे मैं एक प्रयोग करके दिखाता हूँ, अगर हमें 3 का क्यूब जानना है तो हम 3 के सामने लिखे इस पिन पर एक पिन को चुभाते हैं और दूसरी पिन को अगर हम इस जांच के दौरान अगर हम इस पर किसी भी पिन को टच करें तो तब तक हमें उत्तर नहीं मिलता जब तक कि उसका वास्तविक उत्तर ना है। जैसे देखिए, हम यहाँ छूते हैं, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है, यहाँ छूते हैं, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है। इसमें मैं बताऊँ, एक लैंप लगा है नीचे, जो ही उत्तर सही इसका टच होगा इसका लैंप जल जाएगा। जैसे इसका उत्तर जो ही इस पर आता है तो इसकी नीली बत्ती जल जाती है। अर्थात ये सिद्ध हो जा रहा है कि जब कीबोर्ड पर वास्तविक क्यूब का उत्तर मिलता है तो नीली बत्ती जल जाती है और वास्तविक उत्तर नहीं मिलता तब तक नीली बत्ती नहीं जलती। तो इस उपकरण के माध्यम से जैसे हम क्यूब और क्यूबैड को बढ़ा सकते हैं, उसी तरह अगर इसको हम ये सिस्टम ले आए राज्य और राजधानी के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें, तो एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजधानी, हम एक तार को राज्य के ऊपर और दूसरे तार को राजधानी के ऊपर लगा सकते हैं। जो ही हमारा सही राज्य और राजधानी आएगा त्यों ही ये नीला बटन जरूर होगा। तो और भी विषय ऐसे हैं जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस उपकरण का, और इस उपकरण के प्रयोग के द्वारा बच्चों को हम खेल में और अच्छी तरीके से न ही गणित बल्कि सामाजिक विषय या अन्य विषय। Thanks for watching this video. नमस्कार,
मैं नीरज शर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला तरेनी देवरिया। आज मैं आप लोग के सामने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले एक ऐसे विधि का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा हम कक्षा 1 के बच्चों को जो अंग्रेजी का ज्ञान दिया हुआ है उसका पूर्वावलोकन करेंगे। कक्षा 1 में गणित के अंकों का जो ज्ञान हमने उनको दिया है उस पूर्व ज्ञान का अवलोकन करेंगे, और कक्षा 2 में गणित के अंकों का हासिल वाला योग, और कक्षा 2 में अंग्रेजी के शब्दों को याद करना और उनका अर्थ याद करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो सहायक होंगे। आइए अपनी विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बच्चों को बताते हैं ए फॉर एंड, बड़ा आसान सा एक विषय है। हमने लिया ए फॉर एंड, तो हम एंड की स्पेलिंग ए एन टी ना लिखते हुए ए प्लस एन प्लस टी इज इक्वल टू एंड लिखेंगे। एंड का मतलब होता है चीटी। अब देखिए, हमने कक्षा 1 में जो बच्चों को पढ़ाया था ए फॉर एंड मतलब चीटी, उसका पूर्व अवलोकन किया इस विधि द्वारा, जिससे बच्चा ए फॉर एंड को बता पाता है। अब इसके बाद अंकों का कैसे पता करेंगे कि उसके गणित के अंकों का ज्ञान किस स्तर पर है, ये देखिए। इसके लिए मैंने शादी कार्ड जो होते हैं, जो घर में आमतौर पर शादी के कार्ड आते हैं, मैंने इनको काट करके इनके वाइट वाले पोर्शन पे अल्फ़ाबेट और उसके साथ साथ अंक, इन दोनों को एक पर लिख लिया हुआ है। इसी प्रकार सभी अल्फ़ाबेट्स और उनके स्थानीय मान, जैसे कि ए के लिए 1, ओ के लिए 15, जी के लिए 7, आर के लिए 18, डी के लिए 4, डब्ल्यू के लिए 23, इन सभी चीज़ों को हमने पहले लिख लिया हुआ है। जब हम बच्चों को ये कार्ड्स देंगे, हम उनसे कहेंगे कि बच्चों ए फॉर एंड बना के दिखाओ, और जब बच्चा ए फॉर एंड लिखता है, बनाना शुरू करेगा, तो उसके पास एक कार्ड होगा, इसमें ऊपर ए, नीचे 1 प्लस इसलिए क्योंकि हमने कक्षा 1 में बच्चों को एक अंक के जोड़ के बारे में बता रखा है। उसके बाद दूसरा कार्ड वो लगाएगा यन का होता है 14, और उसके बाद आएगा टी का जैसे ही कार्ड वो रखेगा, इसका स्थानीय मान है 20, और आपका बच्चा यहाँ लिखेगा ANT एंड लिखते हुए, और यहाँ उनको जोड़ेगा। अब इस स्तर पे जब वो जोड़ना शुरू करेगा तो उसके द्वारा कुछ गलतियाँ होंगी, जिनको सुधार करके हमको कक्षा 2 में हासिल वाले सवालों को उनको बताने के लिए प्रथम प्रयास करना शुरू करना है, और जिसका योग आएगा 35। ठीक इसी प्रकार से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हाँ देखिए, ए जिसका स्थानीय मान 1, यन जिसका स्थानीय मान 14 और टी जिसका स्थानीय मान 20 आता है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया एंड, और नीचे के जो अंक हैं उनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्तांक प्राप्त होगा 35। इस प्रकार जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान जो कि उसने कक्षा 1 में प्राप्त किया है उसका अवलोकन, कक्षा 1 में गणित के अंकों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका पूर्वावलोकन, एक अंक से बढ़ा करके अब अक्षरों को स्पेलिंग्स को याद करने के स्तर पर और हासिल वाले अंकों के जोड़ तक हम उनको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस विधि के द्वारा बच्चा खुद अपने कार्ड उठाता है, जैसे टी ओ या फिर पी नहीं दिखाई दे रहा मुझको, अदरवाइज मैं आपको पी करा देता हूँ। चलिए फिर ये देखते हैं आर ए और यम उसके पास मिल जाता है अगर, तो वो कैसे करता है। ये दिखता है राम,
राम निकालता है, अंकों को जोड़ता है, उसके बाद प्राप्तांक प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार D फॉर डॉग, ये हमने D फॉर डॉग रखा हुआ है, ये D, O और G। आइए हम इसको समझते हैं। D का स्थानीय मान है 4, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं D का स्थानीय मान 4, उसके साथ O का स्थानीय मान है 15 और फिर हम लगाते हैं G का स्थानीय मान है 7। अब इसका मतलब होता है कि जब बच्चा लिखेगा DOG डॉग मतलब कुत्ता, ये उसका हो गया पूर्व ज्ञान का अवलोकन, परंतु उसके स्पेलिंग्स को याद करना और इन अंकों को जोड़ना 15, 4, 19 और 7, 26। जब इस प्रकार के जोड़ उसको सिखाएंगे तो वो 15 धन 7 22 और फिर 22 धन 4 बराबर 26, ये चीज़ सीख जाएगा। तो फिलहाल आज के इस विधि को बताने के लिए मैं आपसे बस इतना ही समय लूँगा। जब भी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो शुरुआत मैंने देखा मैंने केवल 3 अक्षरों के शब्दों का चयन किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम अन्य शब्दों का जब चयन करेंगे तो मात्र मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शुरुआत में हम 3 अक्षरों का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ई फॉर ई आई, ईयर एटसेट्रा, जी फॉर गर्ल, दैट्स इट। उसके लिए बड़े सिंपल तरीके से उसको बताना जरूरी है कि जो तुमको याद कराया जा रहा है वो बड़ा नहीं है, वो कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। एच फॉर हैंड। बच्चा जब देखेगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसको याद करने में उसको थोड़ा भी विलम्ब नहीं लगेगा और इस तरह से हम अपने इस पूर्व ज्ञान के अवलोकन और अगले कक्षा में अगले कुछ दिनों में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके दोनों के बीच में एक कड़ी स्थापित कर सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत आराम से और रुचिकर तरीके से सीखेगा और अपने अधिगम को प्राप्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से ये जो TLM प्रदर्शनी और नवाचार आयोजित हुआ है, इसमें मैं प्रीति त्रिवेदी कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज नगर क्षेत्र वाराणसी से सहभागिता करके अपने को भाग्यशाली समझ रही हूँ। हमने बच्चों के लिए कुछ ऐसे TLM बनाए हैं शून्य निवेश पर, जिससे कि बच्चे गणित के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएं। उसमें से एक ये TLM है जो कि एक पतले से प्लाई के ऊपर कुछ कांटियां लगा के बनाया गया है, घर में मैंने बनाया है और ये शून्य निवेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये वृत्ताकार एक वृत्त दिखाया जा रहा है, जिसपे ये मैंने एक रबड़ बैंड लगाया है। ये रबड़ बैंड इसका व्यास बता रहे हैं। अब मैं बच्चों से विभिन्न रबड़ बैंड के माध्यम से व्यास के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण बनवा सकती हूँ। व्यास के विभिन्न बिंदुओं पे ऐसे मैं कोण बनवाती हूँ अलग अलग बिंदु पे, और बच्चे ये रबड़ बैंड के माध्यम से ये कोण बनाते हैं और इसको नापते हैं, जिससे कि ये देखते हैं उसका कोण का मान कितना है, 90 अंश का होता है। तो अलग अलग बिंदुओं पे इसकी माप करके बच्चे इस चीज़ को देखते हैं कि हम कहीं भी बनाते हैं इस तरह से रेखा गणित के ये सरसम एक अवधारणा स्पष्ट होती है कि हम कहीं भी इसको लगाते हैं तो ये कोण का मान 90 अंश का होता है। इसी TLM के माध्यम से मैं जीवा पर बने कोण भी बच्चों को बता सकती हूँ। ज्यामिति की विभिन्न जो अवधारणाएं हैं वो मैं इस TLM के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट करती हूँ। अब जैसे मैंने ये जीवा एक बना दी, जीवा के द्वारा वृत्त के किसी भी खंड पे बना हुआ कोण इस तरह से निकाला जा सकता है। तो जीवा के द्वारा कितना होगा और व्यास के द्वारा कितना होगा, बच्चे इसको निकाल के खुद से मेजर करते हैं। एक ही जीवा के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पे बने हुए कोण को भी बच्चे मापते हैं और देखते हैं कि उसका मान कितना होता है। जैसे कि मैंने एक जीवा ली है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। व्यास को हटा दूं अगर
तो ये एक जीवा है जिसके द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पे बनाया हुआ कोण ये। अब इस जीवा के द्वारा किसी भी बिंदु पे बनाया हुआ कोण हमेशा बराबर होगा, अलग अलग बिंदु पर भी बनाएंगे तो बच्चे इसको बना के इस तरह से बार बार नाप के देख सकते हैं कि ये कितना कोण बना, और इसका रिजल्ट उन्हें मिलता है कि जितना भी ये कोण बन रहा है उस जीवा के द्वारा बार बार एक ही बराबर बनेगा। तो बहुत सारी ज्यामितिक जो अवधारणा है वो इस टीएलएम के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। वृत्त के अंदर बनने वाली सारी ज्यामितिक अवधारणाएं इससे स्पष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार मैंने एक और गणित का टीएलएम बनाया है जिसमें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 अक्ष को स्पष्ट किया गया है। जैसे हम अभी तक बच्चों को 2 अक्ष बताते थे, एक्स और वाई, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलावा एक जेड एक्सिस भी मैंने दिखाया है, जो तीनों एक दूसरे के हर तरफ से लंबवत हैं। तो इसकी अवधारणा 2 डायमेंशनल फिगर में क्लियर नहीं होती थी। इसके माध्यम से यहाँ पे देखिए मिलीमीटर सेंटीमीटर में निशान भी लगाए हैं और ये एक्सिस भी बनाया है, जिसके द्वारा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट कि ये अक्ष जो ग्रीन है वो ब्लू के ऊपर लंबवत है, पिंक के ऊपर भी है। पिंक जो है ब्लू और ग्रीन दोनों के लंबवत है। तो इसके द्वारा हम किसी चौकोर या जैसे माचिस की डिब्बी है या कोई अन्य डिब्बी है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल सकते हैं। तो हम बच्चों को इस तरह से 3 अक्ष को स्पष्ट करने के लिए इस टीएलएम का प्रयोग करते हैं और ये शून्य निवेश है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ रंजना श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कोट, ब्लॉक बड़ा गांव, झांसी से। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपना एक नया नवाचार जिसका नाम है चक्का घुमाओ। चक्का घुमाओ। इसमें हमने 2 चक्कों का यूज़ किया है। ये 2 व्हील्स हैं और इनकी मदद से हम इस चक्का घुमाओ गतिविधि में गणित और इंग्लिश, ये 2 विषय को हम पढ़ेंगे। ये 2 विषय मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश से होते हैं और वो अंग्रेजी भाषा से इतना टच में नहीं होते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ी सी परेशानियां भी होती हैं और वो इंग्लिश भाषा से डरते भी हैं। और गणित भाषा से, गणित जो विषय है उससे भी बच्चे थोड़ा सा दूर भागते हैं। तो बच्चे इसमें खेल खेल में गणित और इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे। अब इसमें पढ़ाई वो बच्चे कैसे करेंगे? इसमें इस गतिविधि में सबसे खास बात यह है कि हम इसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, जिससे बच्चा स्टेप बाय स्टेप इस खेल को खेलता है और अपनी पढ़ाई में आगे की ओर बढ़ता है। तो जैसे यदि हमने मान लीजिए हम इंग्लिश विषय खेल रहे हैं और क्लास 1 और 2 के बच्चों के साथ खेलेंगे, तो हमने चक्का घुमाया और इसको छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि इस चक्के के अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। तो यदि बच्चा छोटा है, 1st क्लास का है और अभी न्यू एडमिशन ही उसका हुआ है, तो हम उसको उसमें से अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराएंगे, जिससे बच्चा स्मॉल और कैपिटल दोनों तरह के अल्फ़ाबेट्स पहचानेगा। दूसरी एक्सरसाइज हम इसमें ही कराएंगे। मान लीजिए कैपिटल लेटर है तो हम कैपिटल लेटर को इसका स्मॉल लेटर ढूंढने के लिए बच्चे से कहेंगे, तो बच्चा कैपिटल M है और उसमें स्मॉल m ढूंढेगा। फिर थोड़ा और हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कठिन की ओर, तो बच्चा M से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग बताएगा हमें और बच्चे कलर्स नेम को भी पहचानेंगे। इसमें सबसे कठिन जो स्टेप है वो ये है कि बच्चा ऐसी स्पेलिंग बताएगा जिसमें ये अल्फ़ाबेट्स बीच में आए हों, जैसे W है, D है, ये इसमें स्पेलिंग इन लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ना होके ये बीच में आए हों। जैसे कि M है तो M हम कहाँ कौन सी स्पेलिंग हम ऐसी यूज़ करें, ऐसा बच्चे को बोलने के लिए कहें जिसके बीच में M आए, वो स्पेलिंग होगी नेम, NAME। यहाँ देखिए M बीच में आया है, स्टार्टिंग इसकी M से नहीं हुई। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं स्पेलिंग, जैसे R है, V है, जो ये
स्पेलिंग इनसे शुरू ना होके बीच में आए। अब हम बढ़ते हैं, इसमें अगला विषय है हमारा गणित। तो गणित विषय में हम इसमें सीखेंगे स्थानीय मान निकालना, जोड़, गुणा, इकाई दहाई का ज्ञान हम करेंगे, और जो हमारे अंक हैं जो उनको हम शब्दों में लिखना सीखेंगे। छोटी बड़ी संख्याओं को हम बनाना भी इसमें सीखेंगे। अब हम उसमें कैसे करेंगे, हमने चक्का घुमाया, छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी। चलिए अभी मैं छोटा लेके बताती हूँ। और अब आप देखिए यहाँ पे हर जो अल्फ़ाबेट है उसकी एक वैल्यू है। ग्रीन कलर की वैल्यू है 2, रेड की वैल्यू है 3, ऑरेंज की 1, ब्राउन की 4 और ब्लू की 5। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से कलर के कितने अल्फ़ाबेट्स आए। जैसे मान लीजिए एस है ऑरेंज कलर का, और ऑरेंज कलर की वैल्यू कितनी है 1, तो हम 1 लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है ग्रीन कलर का डी, और ग्रीन कलर की वैल्यू कितनी है 2। ग्रीन कलर की वैल्यू है 2। ऐसे ही रेड कलर के मान लीजिए हमारे पास 2 लेटर आए, तो हमने लिखा 2 आएंगे तो हम 2 को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे रेड है, मान लीजिए 2 आ गए तो हम 3 + 3। ऐसे ही हमारे पास हर कलर का आ गया, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बच्चों को ऐड करना सिखाएंगे। 1 2 3 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। अब बच्चा इसमें जोड़ेगा 3 + 1 + 3, 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9। बच्चा इसका इस अंक को शब्दों में लिखेगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में 9 और NINE 9। अब हमें ये संख्या मिली तो हम इनसे छोटी और बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। ये टीचर अपने निर्देश के अनुसार बच्चों को करा सकता है। अब हमारे पास एक संख्या ये मिल गई, ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब हम यदि बड़ी संख्या बनाएं तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये बन गई बड़ी संख्या। साथ में हम इस संख्या का शब्दों में भी इस संख्या को पढ़ना सीखेंगे। तो ये हुई 1233, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। ये हुई 3321। तो हमने इसमें छोटी बड़ी संख्या सीखी, संख्या को शब्दों में लिखना सीखा, जोड़ना सीखा। अब गुणा करना कैसे सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास रेड कलर की 3 संख्याएं आई, तो हम 3 × 3 कर देंगे, तो रेड कलर की जो संख्याएं आई हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 9। अब हम इसमें स्थानीय मान भी निकालना सीखेंगे। हमारे पास एक संख्या आई ये, तो 3321। इसमें हम किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू बच्चों से निकालने के लिए बोलेंगे। तो इसमें आपने देखा कि बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी और हिंदी भी पढ़ी, और माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश पढ़ी और गणित पढ़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने गणित की इसमें एक्सरसाइज की। इससे हमें ये लाभ हुआ कि बच्चों को इंग्लिश और गणित विषय से जो भय था वो दूर हो गया, और बच्चों ने खेल खेल में पढ़ना सीखा। बच्चों की जो दिमागी कसरत हुई, जिससे कि उनकी जो बुद्धि है, बुद्धि विकसित होती है बच्चों की दिमागी कसरत करने से, और बच्चे किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। थैंक यू। நான் அரசுமங்கலம் பிளாக்ல ஊராட்சி ஒன்றிய தொடர்புடைய பள்ளியுடைய இடைநிலை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். கடந்த ஜனவரி மாதம் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொசைட்டி மூலமாக மகேஷ் பாலன் சார் எங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இதில் 17 விதமான கல்ச்சரல் ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க. அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஐடியாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேர்னிங் த்ரூ கேம்ஸ். இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா விளையாட்டு முறையில் குழந்தைங்க ஈஸியாக கற்றுக்குருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக
இந்த கேன்ஸ் மெத்தட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இதை வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து நான் வந்து கணக்கு சப்ஜெக்டில் வந்து இம்ப்ளிஃபை பண்ணேன். அந்த இம்ப்ளிஃபை மெத்தட் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு. அந்த இம்ப்ளிஃபை மெத்தடை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். என்ன காலைல சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, கணக்குல டீச்சர் இன்னைக்கு என்ன லெசன் எடுக்க போறேன் டீச்சர். ஓகேயா? இதை நான் எந்த மெத்தட்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா, விளையாட்டு முறையில நான் என்ன செய்ய போறேன் உங்களுக்கு விளையாட்டுனா யார் யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? எல்லாருமே என்ன செய்யும் விளையாட்டு முறைனா ரொம்ப பிடிக்கும். யாரும் விளையாட்டு பிடிக்காம இருக்கா? நீங்களே என்ன செய்வீங்க? எப்ப டீச்சர் கேம்ஸ் போயிட்டு வரும் கூட்டிட்டு போங்க டீச்சர் அப்படின்னு கேட்பீங்களா? கேட்க மாட்டீங்க. ஸ்கூல் விட்டு போனோன்னா முதல்ல என்ன செய்வோம்? பேக்கை தூக்கி போட்டுட்டு எங்க ஓடிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. விளையாட்டு பெருமா போக மாட்டோமா? அதனால இப்ப டீச்சர் உங்களுக்கு புளிய முட்டை வச்சு டீச்சர் விளையாட்டு முறையில சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். சரியா? இந்த விளையாட்டு முறையை நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம்? இங்கேயே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்லயும் என்ன செஞ்சுக்கலாம்? அதன் மூலமா நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம்? இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இல்ல அம்மாவோட சேர்ந்து தம்பியோட சேர்ந்து தங்கச்சியோட சேர்ந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்? நீங்க விளையாட்டு மட்டும் இல்லாம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? படிச்சுக்கவும் செஞ்சுக்கலாம். இதுதாண்ட ஒற்றையர், இதுதாண்ட ரெட்டையர் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்? ஈஸியா நம்ம சொல்லி கொடுத்துறோம். விளையாட ஆரம்பிக்குமா? ரெடியா இருக்கீங்களா? இப்ப டீச்சர் புளிய முத்து வச்சிருக்கேன். சரியா? இதை வச்சு என்ன செய்ய போறோம்? நம்ம ஒத்தையா இதுல கொஞ்சம் புளிய முத்து இருக்கு. சரியாப்பா? இந்த புளிய முத்து எவ்வளவு இருக்கு எனக்கு என்ன செய்யாது. இப்ப இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் என்ன செஞ்சுட்டேன் கொடுத்துட்டேன். இப்ப இதுல எவ்வளவு புளிய முத்து இருக்குன்னு எனக்கும் இதை டீச்சர் என்ன செஞ்சிருக்கேனா இப்ப என்ன செய்ய போறோம்? இது டீச்சர் எத்தனை முத்துன்னு கவுண்ட் பண்ணல, கொஞ்சம் எடுத்து என்ன செய்ய டீச்சர் இப்படி வைக்கிறேன், கீழே வைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்க எடுத்து வைங்க. ஓகே, இப்ப நான் டீச்சர் கேட்கிறேன் ஒற்றையா. இப்ப என் கையில வந்து எவ்வளவு புளி முத்து இருக்குன்னு தெரியாது. இப்ப இது ஒற்றையா ரெட்டையா? ரெட்டையா நான் கூட சொல்றாங்க. சோ இதை நாங்க கீழே போட்டு ஜோடி ஜோடியா பிரிக்கிறேன். 2 4 6 8 10 12 13 என்ன வந்துருச்சு? இப்ப ஒற்றையா வந்துருச்சு. அப்ப நீங்க எத்தனை முத்து எங்களுக்கு தரணும்? ஆனா அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னாங்க? ரெட்டைன்னு சொன்னாங்க. ரெட்டைன்னு இன்னொரு முத்து என்ன செஞ்சிருக்கோம்? நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். அப்ப ஜாயின் பண்ணதுனால ஒண்ணு மட்டும் தனியா இருக்கு. சரியா? அப்ப அவங்க எனக்கு எவ்வளவு முத்து தரணும்? கவுண்ட் பண்ணி கொடுங்க. 1 2 3 4 மறுபடியும் கொஞ்சம் முட்டை எடுத்து மறுபடியும் டீச்சர் வைக்கிறேன். மறுபடியும் அவங்க செய்வாங்க. இப்ப யாரு கேட்கணும்? அந்த பொண்ணு கேட்கணும். கேளுங்க. ஒத்தையா ரெட்டையா? நான் சொல்றேன் ஒத்தை. என்ன வந்துருச்சு? இப்ப ரெட்டையா வந்துருச்சு. இப்ப நான் ஒத்தேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப நான் சொன்னது தப்பு. அப்ப அந்த எத்தனை முத்து கொடுக்கணும்? 12 2 4 6 8 10 12 முத்து அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க. இப்படியே கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? இதே மாதிரி வச்சு யார்கிட்ட ஒரு முத்துமே இல்லாம போச்சோ அவங்க தோத்தவங்க. யாரு நிறைய முத்து வச்சிருக்காங்களோ அவங்க என்னது விளையாட்டு முறை மூலமாக என்ன செய்யலாம்? நம்ம ஈஸியா என்ன செய்யலாம்? கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அந்த மெத்தட் சூப்பரா இருக்கா? அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் முத்துலட்சுமி. நான் கரூர் மாவட்டம் தாந்தோணி ஒன்றியம் குரவப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன். என்னுடைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா என்ன அப்படின்னா, பிக்கி பேங்க் ஐடியா. பிக்கி பேங்க் ஐடியா அப்படின்னா, எங்க ஸ்கூல்ல இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஒரு பிக்கி பேங்க் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்கேங்க. பிள்ளைங்க டெய்லியும் அவங்க வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ்
சேவிங்ஸ் மணி வந்து கொடுப்பாங்க. பிள்ளைங்க டெய்லியும் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு. இதுல வந்து அவங்க பிக்கி பேங்க்ல வந்து அந்த பிள்ளைங்களுடைய நேம் வந்து நாங்க எழுதிருப்போம். டெய்லி மார்னிங் வந்த உடனே இந்த பிக்கி பேங்க்ல வந்து அவங்களுடைய காயின்ஸ் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கிடையில நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய போட்டிகள்லாம் வைப்போம். நிறைய திருக்குறள் ஒப்பிக்கிறது, யார் ஃபர்ஸ்டா வந்து டிராயிங் பண்ணிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிகள் வைப்போம். அட்டண்டன்ஸ் லீவ் எடுக்காம யாராவது ரெகுலரா வரவங்களுக்கு அந்த மந்த் எண்ட்ல வந்து நாங்க ஒரு காயின்ஸ் நாங்களும் கொடுப்போம் பிள்ளைங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுடைய அந்த பிக்கி பேங்க் வந்து நாங்களும் அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். ஒரு மாசம் முடிஞ்ச உடனே அந்த மாச கடைசியில வந்து பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அடியில வந்து ஓப்பன் இருக்கும். இந்த ஓப்பன் வந்து எடுத்துக்கிட்டு உள்ள இருக்கிற அந்த பிக்கி பேங்கோட எவ்வளவு காயின்ஸ் எவ்வளவு காசுலாம் இருக்குதோ ஃபுல்லா அந்த பிள்ளைங்களே ஃபுல்லா கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கவுண்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இப்போ 500 ரூபாய் 600 ரூபாய்ங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க வந்து அவங்களுடைய சேவிங்ஸ் மணி வந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பக்கத்திலேயே வந்து எங்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்திலேயே கதசராப்பட்டிங்கிற ஒரு ஊர்ல வந்து இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல எங்க பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லங்க. ஸோ அந்த மாச கடைசியில பிள்ளைங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கவுங்க அமௌண்ட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. கால்குலேட் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போவாங்க. நான் கூட்டிட்டு போறேன் மந்த்லி ஒரு டைம்ஸ் வந்து நான் அவங்க கூட்டிட்டு போறேன். அங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் சலான் எழுதி பணம் எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து பணம் கட்டணும் அவங்களுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்டே ஒரு டைம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதனால ஒவ்வொரு டைம் நான் கூட்டிட்டு போவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய காயின்ஸை வந்து அவங்களே கையில் வச்சுக்குவாங்க, சலான் எடுத்துக்குவாங்க, அவங்களே ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போய் அவங்களே கொடுத்து அவங்க அக்கௌண்ட் வந்து அவங்களே பணத்தை போட்டுக்குவாங்க. இதுதான் என்னுடைய ஐடியா. இதனால என்ன ஒரு யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிறு சேமிப்புடைய முக்கியத்துவம் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லா அவங்க வந்து உணர்ந்துக்கிறாங்க. சிறு சேமிப்பு வந்து எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது விஷயம், ஒவ்வொரு மாசமும் அவங்களே கால்குலேட் பண்றதுனால அந்த வாழ்க்கை கணக்குகள் கூட்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. மூணாவது விஷயம் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போறது வந்து அந்த சலான் எடுத்து அவங்க ஃபில் பண்ற வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் 6வது கிளாஸ் போனாக்கூடவே அந்த சேவிங்ஸ் ஐடியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. இதுதான் என்னுடைய ஐடியா. இது வந்து ஒரு சின்ன ஐடியாவை தெரிஞ்சாலும் ஆசிரியருடைய திறமைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த ஒரு சின்ன ஐடியாவை கூட வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ரொம்ப இந்தியா லெவல்ல வந்து ரொம்ப பிரமிப்பா வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் பேக் ஃப்ரீ பிளஸ் லேர்னிங்காக நான் வந்து டெல்லியில வந்து ஒரு அவார்டு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். பயங்கர பிரமாண்டமான நிகழ்ச்சி. இதை போன்ற ஆசிரியர்களுடைய சின்ன சின்ன ஐடியாவை கூட உயிர் கொடுத்து அங்கீகாரம் அளித்து ஊக்கப்படுத்துகின்ற சமக்ர சிக்ஷா ZIIEI ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி நிறுவனம் மற்றும் HDFC பேங்க் இவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hello everyone, I am M. Radha. I am working in Panchayat Union Primary School Naharkudal at Nallamballi block in Dharmaburi district. Now I am going to express my zero investment innovative idea. Topic of the idea is to develop spoken English among children through joyful learning. For that material needed just smiley badges, then colorful shining stars. After that, attractive mask like that, and then birthday caps we need. Then we can keep small balls, spectacles, this and all we can keep. These materials we can prepare by using chart itself. Description of the idea. First, teacher want to keep some attractive things on the table. After that, teacher want to ask some few questions among children in English, like how are you, how is the day today, how you came to school, then what you ate, are you fine? These type of questions we want to ask in English. For that, students want to tell the answer in English. After that, which student telling the answer in English, they should come forward. After that, the student want to touch the things what the teacher kept on the table as they like more. After that, teacher want to give the things for the students what they touched as a gift we want to give. Because of that, to encouraging the students to learn to talk in English. Okay, beneficiary of the idea. In my school, I conducted for first and second standard students. Really, students are enjoying and showing
interest to learn to talk in English in a funny manner. Then usually I am participating in JATAI program. JATAI has given a good opportunity for me to express my ideas. Really I am very happy to say thanks for Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have organized e-exhibition for us. If you like my zero investment innovative idea, please give it good rating. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र भक्त है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामगढ़ नौतन सिवान में कार्यरत हूँ। लॉकडाउन के समय मैंने शून्य निवेश नवाचार का क्रियान्वयन किया। मेरे नवाचार का नाम है ऑनलाइन शिक्षा और मेरे नवाचार का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन के माध्यम से निरंतर शिक्षा प्रदान करना। नवाचार के क्रियान्वयन के लिए मुझे जिन सामग्रियों की आवश्यकता हुई उसमें मुख्य रूप से व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर और इसके साथ ही जो कुछ मैंने टीएलएम तैयार किए उसमें मैंने बेकार पड़े कुछ कोट, कुछ पेपर, कुछ रंगीन स्केच, इन सब की आवश्यकता पड़ी, जिससे हमने बच्चों के लिए टीएलएम बना पाया। तो चलिए एक एक करके हम अपने टीएलएम जो बनाए हैं और बच्चों को उसको किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे पहला जो हमारा टीएलएम है यह है 2 टाइम्स टेबल। बच्चों को 2 से गुणा सिखाएंगे। जैसे में हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, 1 into 2 = 2। फिर उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे कि यह 2 है, 2 into 2 = 4। फिर ऐसे ही यह 3 है, 3 into 2 = 6। ऐसे करके बच्चे को हम बताएंगे। जैसे 4 into 2 = 8। उसी प्रकार 5 into 2 = 10। इस तरह से बच्चा आसानी से इसे सीख सकता है और रोचक ढंग से इसे समझ भी सकता है। इस तरह से हम बच्चे को 2 टाइम्स टेबल सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और हमने, जैसे बच्चे को जोड़ सिखाने के लिए हमने यह बनाया है। इससे बच्चा बहुत ही मनोरंजक ढंग से खेलते हुए इसे सीख सकता है। जैसे 5 + 5 10 + 7 17। वैसे ही उसे बताएंगे हम 6 + 6 + 3 यानी 6 6 12 + 3 यानी 15। वैसे ही हम उसे इसमें इस तरह से जोड़ सिखा करके हम उसे जोड़ में प्रवीण कर सकते हैं। इसमें यह जो हमने जोड़ सिखाने के लिए यह जो टीएलएम बनाया है, इसकी एक खासियत यह भी है कि एक नियत स्थान पे जब ऐसे रख दिया जाए तो हम किसी भी लाइन को जोड़ें, सबका जोड़ बिल्कुल सेम होगा। जैसे 0 5 7 ऐड करने पे आएगा 12, फिर 1 8 3 ऐड करने पे आएगा 12, 3 4 5 ये भी ऐड करेंगे आएगा 12, 2 9 1 इससे भी जब हम जोड़ेंगे तो हमें 12 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बच्चों को इसमें मजा भी आएगा और साथ में बच्चे अच्छे ढंग से इसे सीख भी सकते हैं। तो हमने ये किया, बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए एक प्रकार की यह सामग्री तैयार की है। दूसरा आप देख चुके, तीसरी सामग्री हमारे पास है संख्या बंदर। इसकी सहायता से हम बच्चों को संख्या का ज्ञान कराएंगे
जैसे ऐसे हम उसे दिखाएंगे। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आप देख रहे हैं हमको 10 दिखाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऐसे लगाना है और बच्चा ऐसे समझ जाएगा 1 0 10। फिर उसके बाद इसे ऐसे छोड़ देंगे, फिर हम बताएंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14। ऐसे करके हम क्रमशः बच्चे को दिखाते जा रहे हैं। फिर 20 दिखाना है तो हम इसे निकाल देंगे और इसके स्थान पर ऐसे 2 लगा देंगे, तो 2 0 20। फिर वैसे ही हम शुरू करेंगे 2 1 21 2 2 22 2 3 23। ऐसे करके और इस प्रकार 3 0 30 होगा। और फिर इस तरह से हम क्रमशः बच्चों को 100 तक की गिनती बहुत ही आसान ढंग से सिखा सकते हैं। तो हमारा यह एक PLM रहा। मुझे इन नवाचारों को बनाने में 2 दिनों का समय लगा है और मैं इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी के समय में शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। विशेष नवाचार को एकत्रित करने के लिए अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक प्रशंसा के पात्र हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। Innovative idea, and I'm very happy that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have organized e-exhibitions for us. Now I'm going to show my zero investment innovative idea. The name of my idea is Tenses on one page. The materials required for it are a page and some sketch pens. This idea is very effective to students. Tense is an important part of English grammar, but our students do not take interest in it because they think that tense means so many pages and so many examples, etc., etc. So keeping a child's psychology in mind, I have tried to make it easy for them. I have written all tenses in this page with examples and their Hindi meanings also, so that the students can feel easy with it. And now this